8/1, 1321 रविंद्र ऑफिस। सनाया और विक्रम में दोनों ने ही अपने कपड़े होटल में मंगवा लिए थे और वहीं पर ही सावर लेकर अपने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। सनाया ने इस वक्त एक मस्टर्ड येलो कलर की साड़ी पहन रखी थी और साथ में उसने ब्लैक कलर का स्लीवलेस ब्लाउज पहन रखा था। सनाया उसमें काफ़ी खूबसूरत नजर आ रही थी और साथ ही साथ उसके चेहरे का ग्लो भी कुछ बड़ा हुआ था जिसमें वह कहर ढा रही थी। सनाया आराम से चलते हुए जाकर अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो जाते और वहां से खून निकालकर अपने बालों को कंघी करने लगती है, क्योंकि सनाया को बचपन से ही अपने बालों से कुछ ज़्यादा ही प्यार था। सनाया के काले लंबे घने बाल उसकी कमर तक आते थे, जो कि उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिया करते थे। विक्रम आराम से सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल में ईमेल चेक कर रहा था, लेकिन ये तो एक बहाना था कि वह अपने काम में बिजी है। हकीकत बात तो ये थी, वह तो बस सनाया को ही देख रहा था। स्माइल 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 स्माइल। सनाया जब देखती है कि विक्रम उसको ही देख रहा है तो उसे देखकर सनाया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल जाती है और वह पीछे मुड़कर विक्रम को देखती है तो उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है और इसे देखकर वह दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। हालांकि उन दोनों के बीच में वह सब हो गया था, लेकिन उन दोनों के बीच में अभी भी थोड़ी बहुत दूरियां थी जो कि एकदम से तो खत्म नहीं होने वाली थी। धीरे धीरे करके ही उन लोगों की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। सनाया ने ही तो अपनी तरफ से कदम उठा लिया था, बारी विक्रम की थी कि वह सनाया के लिए क्या करता है। सिसोदिया एंटरप्राइज। जयपुर के बिजनेस एरिया के अंदर सिसोदिया एंटरप्राइज अलग से ही चमकता था। कोई भी उसे देखकर यह बता सकता था तो ये किसी और की नहीं बल्कि राजस्थान की हुकुमसा कंपनी है। नॉर्मल इसे बिजनेस राजमहल भी कहा जाता था। राजस्थान के अंदर जितने भी बड़े बड़े बिजनेस चलते थे वह सारे के सारे लगभग सिसोदिया एंटरप्राइज के अंदर ही काम करते थे, और के अंदर नहीं है उसे कहीं ना कहीं को रिलेटेड थे। राजस्थान में मोस्टली होटल और टूरिस्ट का बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है। यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस बहुत ज़्यादा थे, इसलिए यहाँ पर होटल भी काफ़ी ज़्यादा लेगेसीरियस है। सिसोदिया खानदान के जितने भी बिजनेस चलते थे उसका एक अगर हेड क्वार्टर गिना जाए तो वह जयपुर के इस ऑफिस के अंदर ही हैंडल किया जाता था। यहाँ पर 4 से 5 बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई थी और कम से कम 7 से 8 एकड़ के अंदर यह जगह फैली हुई थी जहाँ पर सारा ऑफिशियल वर्क होता था। इंडिया के बाहर की जितनी भी बिजनेस चलते थे विक्रम और उसके खानदान के उसकी सारी हैंडलिंग भी यहीं से होती थी। विक्रम अभी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा हुआ था अपनी बड़ी सी हेड शेयर पर और उसके सामने कई सारे एम्प्लॉय थे जो कि उसको देख रहे थे, क्योंकि विक्रम अभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। उसके आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। उसे डेविल इंसान यूं ही नहीं कहते थे, वह सच में डेविल ही था, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो कि उसे धोखा देते थे या फिर उसके साथ डबल क्रॉसिंग करने की कोशिश करते थे, वरना वह अपने सबॉर्डिनेट के साथ बहुत अच्छे पेश आया करता था। यह मीटिंग आज इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि विक्रम की किसी आदमी ने खबर दी थी कि उसके किसी एम्प्लॉय ने उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को उसके राय बल के साथ शेयर किया है, वह भी एक हैवी अमाउंट लेकर। इसलिए ही आज ही मीटिंग बुलाई गई थी ताकि वह सबके सामने उस इंसान को सजा दे सके, ताकि कभी दोबारा से विक्रम के साथ कोई धोखा करने की कोशिश ना करें। इस वक्त यहाँ पर विक्रम के काका सा और विशाल दोनों ही मौजूद थे। वह दोनों ही जानते थे कि जब विक्रम को गुस्सा आता था वह किसी की नहीं सुनता था, लेकिन काका सके तो इस टाइम पर पसीने छूट रहे थे, क्योंकि यह जो कांड हुआ था वह किसी और के कहने पर नहीं बल्कि काका चाहते कहने पर ही हुआ था। अगर उस इंसान ने काका शाह का नाम विक्रम के सामने ले लिया तो उसका सारा भांडा फूट जाएगा। तभी वहां पर कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा खुलता है और साथ ही साथ किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज में भी आने लगती है, जो कि उसी इंसान की थी जिसको शेरा और मानव ने पकड़ कर रखा था और उसकी तबीयत से खातिरदारी की थी। उस इंसान के पूरे कपड़े पड़ चुके थे, जगह जगह से उसके शरीर से खून निकल रहा था, उसके माथे पर से भी खून निकल रहा था, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि बेचारे को कितनी जोर से उसका सर दीवार पर पछीड़ा गया है और उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे। उसकी हालत देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उसके साथ कितनी बुरी तरह से मारपीट की गई है। ये सब देखकर तो वहां पर जितने भी लोग के उन सब की रूह कांप जाती है, लेकिन जब बोलो उस इंसान का चेहरा देखते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि जोधपुर की कंपनी का हेड था, जहां पर से 5 से 6 दिनों पहले ये खबर आई थी कि वहां पर काफ़ी सारा लॉस हुआ है। किसी को भी यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वहां की कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही थी, फिर अचानक से इतना बड़ा लॉस कैसे हो सकता है। तेरा उसे धक्के मारकर जमीन पर गिरा देता है और वह इंसान जमीन पर से ही खड़े होकर खेलते हुए जाता है और विक्रम के पैरों में जाकर गिराने लगता है। विक्रम सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए,
मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, पर उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वह लोग मेरे परिवार को जान से मार देंगे। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं हमेशा ही आपका वफादारी एम्प्लॉय रहा हूँ, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन विक्रम को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे इन सब चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। विक्रम एक नज़र मानव को देखता है। मानव जब देखता है कि विक्रम उसको ही देख रहा है तो वह तुरंत ही अपनी गर्दन हिला देता है। फिर मानव आगे आता है और उस इंसान के पेट में एक जोर से लात मारता है, जिससे उसकी चीख पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में गूंज उठती है। फिर मानव कहता है, तुझे सुबह से इतनी खुराक दी गई है और फिर भी को अभी भी झूठ बोलने की हिम्मत कर रहा है। तेरे परिवार को अगर धमकी दी थी तो फिर उसी इंसान में तेरे अकाउंट के अंदर 25 करोड़ रुपए ट्रांसफर क्यों किए? क्या तू इस बात का भी एक्सप्लेनेशन दे सकता है? यहाँ पर यह बोलकर वह उसे ढूंढने लगता है। वह इंसान जिसका नाम रमेश कपाड़िया था, उसके पास अब और कुछ कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे, इसलिए वह रोने लगता है और गिराने लगता है और अपने आप को रिहा करने के लिए भीख मांगने लगता है। एक नज़र चुपके से काका साहब को भी देखता है। जैसे ही उन दोनों की आंखें मिलती हैं, चरण सिंह तुरंत ही उसको आंख दिखाकर इशारों से मना कर देता है और उसका नाम ना लेने के लिए कहता है। वह इंसान की जानता था कि अगर उसने इस वक्त सच कह दिया तो भले ही विक्रम उसको बख्शेगा तो नहीं, लेकिन उसकी फैमिली को कुछ नहीं कहेगा। लेकिन चरण सिंह उसको तो जान से मार ही देखा था कि साथ उसकी पूरे खानदान को भी खत्म कर देगा। इसलिए उसने अपनी फैमिली को अपने ऊपर रखा और सारा इल्जाम अपने ऊपर लेते हुए कहता है, विक्रम सर प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कहकर वह बिलक बिलक कर रोने लगता है, क्योंकि वह अपने अंदर यह बात तो बहुत अच्छे से जानता था कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता है। क्योंकि हर कोई यहाँ पर यह बात जानता था कि विक्रम को धोखेबाज इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जैसा कि उस इंसान ने सोचा था वह सच भी था। विक्रम एक नज़र शेरा को देखता है, शेरा तुरंत ही उसका इशारा समझ जाता है। उसके बाद वह तुरंत ही वह आदमी का शर्ट पकड़कर उठाता है और वहां से घसीटते हुए लेकर चला जाता है। कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद हर एक इंसान जानता था कि अब उस इंसान के साथ क्या होने वाला है, लेकिन किसी की भी आवाज़ तक निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके बाद विक्रम अपनी जगह पर खड़ा होता है और तुरंत ही वहां से निकल जाता है। महल। सनाया इस वक्त अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपनी लाइफ के बारे में सोच रही थी। वह बार बार भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि उन्होंने उसे दोबारा से इसलिए नया मौका दिया है तो वह अब इस मौके को अपने हाथ से ऐसे ही नहीं जाने देगी और वह हर इंसान को सबक सिखाएगी जिसमें उसकी लाइफ की लंका लगा दी थी। तभी उसका फ़ोन बजे लगता है। वह तुरंत ही उस तरफ देखती है जहां पर उसका फ़ोन रखा हुआ था। उस फोन पर फ्लैश नाम को देखकर सनाया के चेहरे पर गुस्सा आता है और इसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वह अपने सामने रखे हुए कांच के गिलास को उठाती हो उसे जमीन पर पटक कर तोड़ देती है। सनाया अपने आप को शांत करने के लिए गहरी गहरी सांसें लेने लगती है ताकि वह अपने आप को शांत कर सके। जब उसे लगता है कि अब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया है, उसके बाद वह उस फोन को उठाती है और आंसर करती है। हेलो माया दीदी, कैसी है आप? पता है मुझे आपकी कितनी याद आ रही थी यहाँ पर। आप अपने दोस्त के यहाँ से कब तक वापस आ रहे हैं? आपकी दोस्त की तबीयत अब कैसी है? क्या वह ठीक है? सनाया को बहुत अच्छे से पता था कि माया अपनी दोस्त के यहाँ पर नहीं गई है, बल्कि वह याशी करने के लिए देश के बाहर गई हुई है। और इस सब का सारा खर्चा किसी और ने नहीं बल्कि सनाया ने उठाया था। सनाया अपनी स्टडी के साथ साथ अपना ज्वेलरी का बिजनेस वीक लो कर रही थी, जिसके लिए उसके पापा ने उसकी मदद की थी। ऐसा नहीं था कि माया के पापा ने और सनाया के पापा ने माया की मदद नहीं की थी, लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि माया को सिर्फ दूसरों के पैसों पर ऐश करना आता था, उसे कुछ भी काम करने की आदत नहीं थी। सनाया एक के बाद एक माया के सवाल पूछती रहती है। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे माया की कितनी फिक्र है। लेकिन अगर इस वक्त कोई सनाया का चेहरा देख रहा होता तो उसको पता चल जाता कि वह माया से कितनी ज़्यादा नफरत करती है। वहीं जब माया सनाया की ऐसी प्यारी और चिंता भरी आवाज़ सुनती है तो उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कल सुबह चरण सिंह सिसोदिया और उसकी वाइफ रीना सिंह सिसोदिया क्यों कह रहे थे कि सनाया बदली बदली नजर आ रही है, जबकि अभी वह माया से बात कर रही थी तो एकदम नॉर्मल ही नजर आ रही है, जैसे कि कुछ हुआ ही तो हो। प्रश्नवाचक चिन्ह। तभी माया थोड़ी प्यार भरी आवाज़ में सनाया से कहती है, सनाया बच्चा, मुझे पता है कि मुझे ये बात तुमसे नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या तुमने विक्रम को डिवोर्स दे दिया है? विक्रम ने मुझसे कहा था कि वो परसों तुम्हें डाइवोर्स दे देगा।
देखो तुम मुझे गलत मत समझो, लेकिन वह तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है और वह तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ मेरी बात को समझो। मैं तुम्हारी बहन हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। 8/1/13/22 रविंदर ऑफिस। सनाया को बहुत अच्छे से पता था कि माया अपनी दोस्त के यहाँ पर नहीं गई है, बल्कि वह अय्याशी करने के लिए देश के बाहर गई हुई है। और इस सब का सारा खर्चा किसी और ने नहीं बल्कि सनाया ने उठाया था। सनाया अपनी स्टडी के साथ साथ अपना ज्वेलरी का बिजनेस वीक लो कर रही थी, जिसके लिए उसके पापा ने उसकी मदद की थी। ऐसा नहीं था कि माया के पापा ने और सनाया के पापा ने माया की मदद नहीं की थी, लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि माया को सिर्फ दूसरों के पैसों पर ऐश करना आता था, उसे कुछ भी काम करने की आदत नहीं थी। सनाया एक के बाद एक माया के सवाल पूछती रहती है। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे माया की कितनी फिक्र है। लेकिन अगर इस वक्त कोई सनाया का चेहरा देख रहा होता तो उसको पता चल जाता कि वह माया से कितनी ज़्यादा नफरत करती है। वही जब माया सनाया की ऐसी प्यारी और चिंता भरी आवाज़ सुनती है तो उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कल सुबह चरण सिंह सिसोदिया और उसकी वाइफ रीना सिंह सिसोदिया क्यों कह रहे थे कि सनाया बदली बदली नजर आ रही है, जबकि अभी वह माया से बात कर रही थी तो एकदम नॉर्मल ही नजर आ रही है, जैसे कि कुछ हुआ ही तो हो। ... प्रश्नवाचक चिन्ह। तभी माया थोड़ी प्यार भरी आवाज में सनाया से कहती है, सनाया बच्चा, मुझे पता है कि मुझे ये बात तुमसे नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या तुमने विक्रम को डिवोर्स दे दिया है? विक्रम ने मुझसे कहा था कि वो परसों तुम्हें डाइवोर्स दे देगा। देखो तुम मुझे गलत मत समझो, लेकिन वह तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है और वह तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ मेरी बात को समझो। मैं तुम्हारी बहन हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। शनाया अपने मन में कहती है, लेकिन मानना पड़ेगा क्या एक्टिंग करती है ये चुड़ैल कहीं की। अगर मुझे इसकी असलियत पता नहीं होती तो एक बार फिर मैं इसके कटिंग के झांसे में आ जाती। अरे दीदी, आपने कैसी बातें करती हैं, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती है और आप मेरे भले के लिए ही यह सब कह रहे हैं। लेकिन दीदी आपको नहीं पता है और मुझे भी यह बात पता नहीं थी। जब परसों रात को विक्रम और मैं कमरे में थे और उन्होंने मुझे डाइवोर्स पेपर साइन करके मेरे सामने रखती है तो मुझे तो बहुत दुख हुआ था। मैं उन पेपर पर साइन कर भी देती, लेकिन फिर मुझे आपकी बचपन में दी हुई एक सलाह याद आ गई थी। याद है आपने एक बार बचपन में कहा था कि हमें कभी भी फैसले जल्दबाजी में नहीं लेनी चाहिए। मैं विक्रम से कितना प्यार करती हूँ ये तो आप बहुत अच्छे से जानती ही है, इसलिए मैंने एक बार उनसे बात करने की ठानी। एक बार बात करके देखो तो सही, शायद मैं अपने रिश्ते को बचा सकूं। इसलिए जैसे ही मुझे आपकी दी हुई की याद आई, मैंने तुरंत ही एक बार विक्रम से इस बारे में बात करने की ठान ली। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि विक्रम भी इस डाइवोर्स को नहीं चाहते थे और वह भी मेरी तरह ही मेरी खुशी के लिए ये डाइवोर्स मुझे दे रहे थे। और दीदी आपको नहीं पता है, विक्रम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आपने उनके बारे में कहा था। सनाया जैसे जैसे विक्रम की तारीफों के पुल माया के सामने बांध रही थी, वैसे वैसे माया के गुस्से का पारा बढ़ता ही जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें कब सनाया हो उतनी अच्छी सीख दे दी थी। माया अपने गुस्से पर काबू रखते हुए बहुत ही प्यारी और जेंटल टोन में सनाया से कहती है, सनाया बच्चा, एक काम करो, मैं अभी तो शहर के बाहर हूँ, मैं 2 दिन के अंदर वापस जयपुर आ रही हूँ, हम मिलकर बात करते हैं, ठीक है? सनाया तुरंत ही मुस्कुरा कर कहती है, जी दीदी, आपको जैसा लगे आप ऐसा कीजिए, आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाए, हम मिलकर ही बात करते हैं। आप वहीं पर आएगी ना जो फ्लैट मैंने आपके लिए खरीदा था? जैसे ही माया सनाया का ये सवाल सुनती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि आज से पहले सनाया ने कभी भी अपने एहसानों को माया को जताया नहीं था। ये पहली बार था जब सनाया ने उससे इस तरह से बात की थी। अब जाकर कहीं माया को विशाल और उसके मम्मी पापा की बातों पर यकीन होने लगा था। माया फिर से एक प्यारी सी झूठी मुस्कान लाते हुए अपने चेहरे पर कहती है, हाँ वही, मैं वहीं पर आऊँगी, जब मैं आऊँगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, तुम भी आ जाना, ठीक है? ये कहकर वह तुरंत ही फ़ोन रख देती है। सनाया जो कि कब से अपने आप को हंसने से रोक रही थी, जैसे ही माया ने अपना फ़ोन रखा वह तुरंत ही अपना पेट पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उसे माया का चेहरा इमेजिन हो रहा था कि वह इस वक्त कैसा फील कर रही होगी। SVSS ज्वेलर। आज दिन में सनाया के पास और कोई काम तो बचा नहीं था करने के लिए। कॉलेज भी आज वह जा नहीं सकती थी, इसलिए वह अपने स्टार्टअप बिजनेस के ऑफिस में चली जाती है जो कि उसने 1.5 साल पहले ही शुरू किया था।
इस बिजनेस को शुरू करने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी और उसकी मेहनत रंग भी लाई थी। उसके ज्वेलरी के डिज़ाइन पूरे राजस्थान में फेमस है और यहाँ तक कि बाहर भी उसकी अच्छी खासी डिमांड थी। ज्वेलरी के डिज़ाइन के लिए वह इंग्लैंड गई थी जहाँ उसकी मुलाकात एल्बर्ट से हुई थी, जिसका फ़ायदा माया ने उठाया था, ये कहते हुए कि सनाया और एल्बर्ट का आपस में अफेयर चल रहा है। माया बहुत ही ज़्यादा साथ लड़की थी, इसीलिए उसने सनाया के पीछे अपने कुछ जासूस भेजे थे जो कि उसकी कुछ गलत तरीके की पिक को माया को भिजवा सके। सनाया जब यहाँ पर आती थी तो उसका स्वैग ही अलग रहता था। जहाँ महल में वह एक संस्कारी और अच्छी बहू होने के दायित्व निभाती थी, साथ में राजस्थान के हुक्मरानी सा होने की कुछ दायित्व को निभाने होते थे। वही जब वह अपने ऑफिस आती थी तो वह एक प्रॉपर बिजनेस वुमन की तरह बिहेव करती थी। सनाया ने इस वक्त एक लाइट ब्लू कलर की सिंपल साड़ी पहनी हुई थी और साथ में उसने ब्लैक कलर का ब्लाउज पहना हुआ था जिसकी प्ले उसके पूरे हाथ को कवर कर रही थी। कानों में डायमंड की रिंग पहन रखी थी, फोटो पर पिंक कलर की लिप बाम लगाई थी और साथ में उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। जैसे ही वह अपने ऑफिस के बाहर पहुंचती है वह तुरंत ही अपनी गाड़ी से उतरकर अपने ऑफिस को देखने लगती है। सनाया को यहाँ आए हुए पूरे 3 साल हो गए थे जब उसने विक्रम को डाइवोर्स देने के बाद अपने करियर पर ध्यान दिया था। शुरू में तो उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके उसका बिजनेस डाउन होने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था तो ये सब कैसे हो रहा है, जबकि उसके डिजाइन्स तो काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। लेकिन जब भी वह किसी भी मीटिंग पर अपने डिजाइन्स दिखाती थी तो वह डिजाइन्स पहले से ही कोई और प्रेजेंटेशन दे चुका होता था, जिसकी वजह से उसके हाथ से हर मौका चला जाता था। सनाया को आज भी बात पता नहीं थी कि उसके ऑफिस के अंदर ऐसा कौन हो सकता था जो कि उसके साथ काम करता था लेकिन ऑफिस की सारी जानकारियां बाहर सेल करता था। सनाया के ड्राइवर का नाम रमेश था जिसकी उम्र 45 साल के करीब थी। सनाया उन्हें अंकल कहकर ही बुलाती थी। रमेश अंकल सनाया की शादी के बाद उसके साथ ही यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। यह उन्होंने खुद अपनी मर्जी से किया था, क्योंकि सनाया ने ही एक बार उनकी बेटी की जान बचाई थी। वैसे तो रमेश काका बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन जब तक आया नहीं रमेश काका की बेटी की जान बचाई थी तब से रमेश काका हमेशा ही उसके ऑर्डर को अच्छे से फॉलो करते थे और उसके पर्सनल ड्राइवर बन गए थे। सनाया ने भी कभी भी रमेश काका हो ड्राइवर की तरह ठीक नहीं किया था, वह हमेशा उन्हें बहुत इज्जत से पेश आया करती थी। रमेश काका तुरंत ही अपनी गाड़ी से उतरते हैं और सनाया के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। सनाया पहले अपना पैर रखती है, उसके बाद दूसरा पैर रखकर तुरंत ही बहुत ही एलिगेंट तरीके से कार से बाहर निकलती है। वह धीरे कदमों से चलते हुए अपने ऑफिस में एंटर करती है। रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी हुई थी। जैसे ही वह सनाया को देखती है वह तुरंत ही बहुत ही खुशी के साथ सनाया का वेलकम करती है और उसे गुड आफ्टरनून मिस करती है। रिसेप्शनिस्ट: गुड आफ्टरनून मैम। सनाया भी मुस्कुराते हुए उसको गुड आफ्टरनून विश करते हैं और अपने केबिन की तरफ चली जाती है। सनाया जब अपने केबिन में पहुंचती है तो उसे अपना वही 3 साल पुराना केबिन याद आता है, जैसा कि इस वक्त वह उसे दिखाई दे रहा था। सामने कांच की बड़ी सी टेबल रखी हुई थी, एक हेड चेयर की और 2 चेयर क्लाइंट के लिए रखी हुई थी। साइड में ब्लैक कलर के 2 सोफे रखे थे और वहां पर भी 15 की टेबल थी, उस पर एक फूलदान रखा हुआ था। वर्किंग टेबल पर एक लैपटॉप रखा हुआ था, साथ में एक फ्रेम रखा हुआ था जिसमें सनाया और विक्रम की शादी की फोटो लगी हुई थी। कुछ फाइल साइड में रखी हुई थी। एक कॉफी मग था जिसमें काफ़ी सारी पेन रखे हुए थे जो कि अलग अलग कलर की थी। सनाया के केबिन का कलर वाइट एंड ग्रे में था जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट नज़र आ रहा था। सनाया धीरे कदमों से अंदर जाती है। धीरे धीरे चलकर वह अपने टेबल पर जाती है जहां पर उसकी शादी की फोटो रखी हुई थी। वह उसे अपने हाथ से उठाती है, उसे देखने लगती है। उसे देखते देखते ही कब सनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं उसे पता ही नहीं चलती। उसका एक आंसू उसके गालों को से मिलते हुए उसके हाथ पर आकर देता है, तब जाकर वह अपने होश में आती है। सनाया का इमोशनल होना तो बनता था, आखिर वह पूरे 3 साल बाद अपने ऑफिस आई थी। किसी को ये बात नहीं पता थी, लेकिन आया तो जानती थी कि उसने क्या कुछ नहीं छेड़ा था अपने बिजनेस को बचाने के लिए, फिर भी वह कुछ नहीं कर पाई थी। उसके बाद वह जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है और इंटरकॉम के जरिए वह अपनी असिस्टेंट कम मैनेजर को बुलाती है जो कि उसकी बचपन की दोस्त भी थी। थोड़ी ही देर में सनाया की केबिन का दरवाज़ा खुलता है और वहां से एक बहुत ही प्यारी सी लड़की आती हुई दिखाई देती है। उस लड़की ने इस वक्त फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे जो कि बेबी पिंक कलर में थे और साथ में उसने एक वॉच भी पहनी हुई थी और अपने एक हाथ में रिंग पहनी हुई थी, जिससे पता चल रहा था कि उस लड़की की एंगेजमेंट हो गई है।
वह लड़की प्यारी सी मुस्कान लिए हुए सनाया की तरफ देखती है और कहती है, गुड आफ्टरनून लेडी बॉस, कैसी हैं आप? आज काफ़ी लेट हो गया आपको। ये कहकर वह मुस्कुराने लगती है। वह लड़की ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि नॉर्मल ही सनाया डायरेक्ट कॉलेज से ऑफिस ही आती थी और उसके बाद ही वह शाम के 5 बजे महल जाने के लिए निकलती थी। लेकिन आज दोपहर के 3 बजे बज गए थे, लेकिन फिर भी सनाया अभी तक ऑफिस नहीं आई थी। इसलिए उस लड़की को लग रहा था कि आज सनाया जरूर अपने किसी काम में बिजी है, इसलिए वह आज नहीं आ पाएगी। 8/1/13/24 रविंद्र ऑफिस। सनाया का इमोशनल होना तो बनता था, आखिर वह पूरे 3 साल बाद अपने ऑफिस आई थी। किसी को ये बात नहीं पता थी, लेकिन आया तो जानती थी कि उसने क्या कुछ नहीं छेड़ा था अपने बिजनेस को बचाने के लिए, फिर भी वह कुछ नहीं कर पाई थी। उसके बाद वह जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है और इंटरकॉम के जरिए वह अपनी असिस्टेंट कम मैनेजर को बुलाती है, जो कि उसकी बचपन की दोस्त भी थी। थोड़ी ही देर में सनाया की केबिन का दरवाजा खुलता है और वहां से एक बहुत ही प्यारी सी लड़की आती हुई दिखाई देती है। उस लड़की ने इस वक्त फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, जो कि बेबी पिंक कलर में थे, और साथ में उसने एक वॉच भी पहनी हुई थी और अपने एक हाथ में रिंग पहनी हुई थी, जिससे पता चल रहा था कि उस लड़की की एंगेजमेंट हो गई है। वह लड़की प्यारी सी मुस्कान लिए हुए सनाया की तरफ देखती है और कहती है, गुड आफ्टरनून लेडी बॉस, कैसी हैं आप? आज काफ़ी लेट हो गया आपको। ये कहकर वह मुस्कुराने लगती है। वह लड़की ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि नॉर्मल ही सनाया डायरेक्ट कॉलेज से ऑफिस ही आती थी और उसके बाद ही वह शाम के 5 बजे महल जाने के लिए निकलती थी। लेकिन आज दोपहर के 3 बजे बज गए थे, लेकिन फिर भी सनाया अभी तक ऑफिस नहीं आई थी। इसलिए उस लड़की को लग रहा था कि आज सनाया जरूर अपने किसी काम में बिजी है, इसलिए वह आज नहीं आ पाएगी। सनाया जब सामने खड़ी हुई लड़की को देखती है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। ये थी रोशनी मिश्रा, जो कि सनाया की बेस्ट फ्रेंड थी। इन दोनों ने ही मिलकर यह बिजनेस स्टार्ट किया था। ये लोग 50-50 पार्टनरशिप में ये बिजनेस चला दी थी। सनाया और रोशनी दोनों ने ही इस बिजनेस को खड़ा करने में बहुत मेहनत की थी। डाइवोर्स लेने के बाद लगभग 1.5 साल के अंदर ही रोशनी की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, और यह किसी और ने नहीं बल्कि माया ने करवाया था। ये बात भी माया ने मरने से पहले सनाया को बता दी थी, क्योंकि वह उसको हर एक चीज़ बताना चाहती थी ताकि उसको और भी ज़्यादा मरते वक्त तकलीफ हो सके। माया ने रोशनी की जान इसलिए ली थी क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करती तो माया कभी भी सनाया के बिजनेस को इतनी आसानी से ड्रॉप डाउन नहीं कर सकती थी। रोशनी की मौत के बाद भी 1 साल के अंदर अंदर ही पूरा बिजनेस खत्म हो गया था। सनाया जब अपनी प्यारी बेस्ट फ्रेंड को अपने सामने जिंदा देती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। वह तुरंत ही भागकर रोशनी को अपने गले से लगा लेती है। सनाया की आंखों में इस वक्त आंसू थे और उसने रोशनी को बहुत कस के गले लगाया था। सनाया कहती है, रोशनी, आई मिस यू, आई रियली मिस यू। ये कहकर वह से और भी कस के गले लगाती है। वहीं रोशनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सनाया को अचानक से क्या हो गया है। अभी 2 दिन पहले ही तो वह लोग मिले थे। लेकिन जैसे ही रोशनी के गले पर सनाया की आंसुओं की धारा रोशनी के गले पर गिरती है, वह तुरंत ही सनाया को अपने से अलग करती है और उसकी तरफ देखती है, जो कि आंसू बहा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। रोशनी कहती है, हे सनाया, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? और तुम मुझे मिस क्यों कर रही थी? अभी 2 दिन पहले ही तुम लोग मिले थे। रोशनी को इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सनाया हो क्यों रही है। वही जैसे ही सनाया रोशनी के सवाल सुनती है, वह तुरंत ही अपने होश में आ जाती है। सनाया बात को संभालते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है कि 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन मुझे तेरी याद आ रही थी। पता है कल रात मैंने तेरे बारे में बहुत बुरा सपना देखा था और तब से ही मैं तुझसे मिलना चाहती थी। रोशनी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, सनाया तुम ना एक नंबर की पागल हो। वैसे तो तुम भगवान में और डेस्टिनी में मानती नहीं हो, और एक सपना क्या देख लिया तो तुम इस तरह से रिजेक्ट कर रही हो जैसे कि मैं सच में ही मर गई हूँ। सनाया तुरंत ही दूर कर रोशनी को देखती है और कहती है, खबरदार रोशनी, जो तुमने कभी भी इस तरह की बातें अपने मुंह से निकाली भी तो। सनाया का गुस्सा देखकर रोशनी भी हैरान हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं नहीं कहूँगी ऐसी बातें, लेकिन तुम कब से ऐसी हो गई? जहाँ तक मुझे पता है तुम तो भगवान में और इन सारी चीज़ों में मानती ही नहीं हो। सनाया कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा कि मैं पहले भगवान में और डेस्टिनी में नहीं मानती थी, लेकिन अब मानती हूँ भगवान होते हैं।
वही जो रोशनी बनाया है ऐसी बातें सुनती है तो वह तो हैरान ही रह जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि सनाया ने सुबह सुबह कुछ अजीब सा खा लिया है, इसलिए वह बल्कि बहकी बातें कर रही है। लेकिन तनाया रोशनी को विश्वास दिलाने के लिए कुछ कह भी नहीं सकती थी कि अब उसे अचानक से ही भगवान पर भरोसा कैसे हो गया है। उसके बाद रोशनी और सनाया दोनों ही आराम से केबिन में बैठते हैं और काम के बारे में बातें करने लगते हैं। शनाया कहती है, रोशनी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हमारे कंपनी में कोई तो ऐसा इंसान है जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और वह हमारी जितने भी इंफॉर्मेशन है वह हमारी राइवल में कंपनी को बेचता है। उसकी बातें सुनकर रोशनी भी हैरान हो जाती है और वह कहती है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है सनाया? सनाया कहती है, मैं यह बातें यूं ही नहीं कह रही हूँ। तुम खुद सोचो, हमारे डिजाइन्स लगभग सब लोगों से अच्छे होते हैं और हमने एक या दो कंपनी में जब भी प्रेजेंटेशन दी है तो दूसरी हमारी जो राइवल कंपनी है उनके डिजाइन्स हमारी डिजाइन्स के कितने मिलते जुलते होते हैं। एक बार हो तो यह इतने पाप हो सकता है, लेकिन बार बार इस तरह से इत्तेफाक होना यह मुझे सही नहीं लग रहा है। रोशनी को भी ध्यान आता है कि हाँ, सनाया बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि इससे पहले जब भी वह लोग प्रेजेंटेशन देते थे तो लगभग कॉन्ट्रैक्ट उनको ही मिलता था, लेकिन पिछले 4 महीने से उन्हें एक भी कॉन्ट्रैक्ट हाथ नहीं लगा है। उसके बाद कुछ बातें डिस्कस करते हैं और रोशनी फिर वहां से अपने केबिन में चली जाती है। सनाया भी अपना पहला पेपर उठाती है और कुछ डिजाइन्स बनाने लगती है। तभी अचानक से उसकी नज़र विक्रम और अपनी शादी की फोटो पर जाती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और उसका मन करता है कि वह विक्रम की आवाज़ सुने। तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो विक्रम का नंबर ही नहीं है। अब उसे अपने आप पर ही गुस्सा आता है कि वह इतनी ज़्यादा बेकार लड़की कैसे हो सकती थी कि उसके बाद अपने ही पति का नंबर नहीं है। वही उसे विक्रम से बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसे उसकी आवाज़ सुननी थी। अगर उसका बस चलता तो और वह अभी दौड़े दौड़े विक्रम के पास चली जाती और जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है, लेकिन बेचारी ऐसा कर नहीं सकती थी। फिर से अपना दिमाग लगाने लगती है कि वह कैसे विक्रम का नंबर हासिल कर सकती है। क्या उसे विशाल को कॉल करना चाहिए? लेकिन अपने इस विचार को वह तुरंत ही रद्द कर देती है, क्योंकि अब वह विशाल से कोई भी ज़्यादा मतलब रखना नहीं चाहती थी। क्या महारानी साथी विक्रम का नंबर देना चाहिए? लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकती थी, वरना महारानी सा को पता चल जाता कि विक्रम और सनाया के बीच में कुछ तो परेशानी चल रही है। महारानी सा को अभी तक ये बात पता नहीं थी कि विक्रम और सनाया अलग अलग कमरे में सोते हैं। शादी के बाद से ही सनाया विक्रम के कमरे में रहती थी और विक्रम रात को स्टडी रूम में सोता था। इतनी आज तक किसी को भी बात पता नहीं चली थी कि विक्रम और सनाया अलग अलग कमरे में सोते हैं। लेकिन ये बात माया को पता की और माया ने यह बात विशाल को भी बताई थी, ताकि उसकी जो गलतफहमी है कि विक्रम और तरह एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं वह और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। इस बात का फ़ायदा माया ने खूब उठाया था। अब उसके पास कोई भी चारा नहीं बचता है, लेकिन तभी उसके दिमाग की घंटी बजती है, जिसे सोचकर कि सनाया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह तुरंत ही अपना फ़ोन उठाती है और कॉल कर देती है। फ़ोन 2 से 3 बार रिंग करता है, उसके बाद तुरंत ही सामने से किसी लड़के की कड़क आवाज़ सुनाई देती है। हेलो मैडम, आपने इस वक्त कॉल किया, क्या आपको कोई काम है? आप मुझे बता सकती हैं, मैं अभी आता हूँ। सामने से मानव की आवाज़ आती है। सनाया तुरंत ही मानव को रोकते हुए कहती है, नहीं, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है बस। कहते कहते सनाया रुक जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने पति का नंबर उसके ड्राइवर पर कैसे मांगे, लेकिन आखिरकार सनाया ने फ़ोन तो उसको कर ही दिया था, इसलिए वह अब ज़्यादा हिचकिचाती नहीं है और तुरंत ही अपनी बात को आगे कहते हुए कहती है, वह मेरे फ़ोन से विक्रम का नंबर डिलीट हो गया है और मुझे अभी अभी मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है, इसलिए क्या तुम मुझे उनका नंबर शेयर कर सकते हो? स्माइल 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 स्माइल। ये कहने के बाद सनाया अपना हाथ अपनी छाती पर रख लेती है और सोचती है तो पता नहीं मानव का क्या जवाब आएगा। मानव जब सनाया की बातें सुनता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि मानव और शेरा दोनों ही विक्रम के खास आदमी थे, इसलिए उन्हें पता थी कि सनाया ने आज तक कभी भी विक्रम को किसी भी बात के लिए फ़ोन नहीं किया था। इसका सीधा सा का मतलब ये था कि उसके पास कभी विक्रम का नंबर था ही नहीं, और वह दोनों ही यह बात जानते थे कि इन दोनों का रिश्ता उतना अच्छा नहीं है जितना कि महारानी सा और महाराजा सा को लगता है। लेकिन आज जब सनाया है सामने से मानव को फ़ोन करके विक्रम का नंबर मांगा तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वह खुशी खुशी कहता है, जी मैडम, मैं अभी आपको नंबर व्हाट्सएप करता हूँ। सनाया उसको थैंक यू कहती हो, फिर बाद में फ़ोन रख देती है।
मानव भी बिना वक्त गवाए तुरंत ही विक्रम का नंबर सनाया के नंबर पर व्हाट्सएप कर देता है। सनाया के फ़ोन पर जैसे ही व्हाट्सएप के मैसेज की आवाज़ आती है, वह तुरंत ही अपना व्हाट्सएप ओपन करती है जिस पर विक्रम का नंबर फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर सनाया की एक बार के लिए धड़कन तेज तेज धड़कने लगती है। उसके पास विक्रम का नंबर तो आ गया था, लेकिन उसको कॉल करने की हिम्मत उसके पास नहीं थी, क्योंकि सनाया को विक्रम की आवाज़ तो सुनी थी, उससे बात भी करनी थी, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह उससे फ़ोन पर बात क्या करे। बेचारी शनाया इसी दुविधा में थी कि वह विक्रम को फ़ोन करे या ना करे, और कर भी दे दो उससे बात किया करे। 8/1/1326 रविंद्र ऑफिस। ये कहने के बाद सनाया अपना हाथ अपनी छाती पर रख लेती है और सोचती है तो पता नहीं मानव का क्या जवाब आएगा। मानव जब सनाया की बातें सुनता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि मानव और शेरा दोनों ही विक्रम के खास आदमी थे, इसलिए उन्हें पता थी कि सनाया ने आज तक कभी भी विक्रम को किसी भी बात के लिए फ़ोन नहीं किया था। इसका सीधा सा का मतलब ये था कि उसके पास कभी विक्रम का नंबर था ही नहीं, और वह दोनों ही यह बात जानते थे कि इन दोनों का रिश्ता उतना अच्छा नहीं है जितना कि महारानी सा और महाराजा सा को लगता है। लेकिन आज जब सनाया है सामने से मानव को फ़ोन करके विक्रम का नंबर मांगा तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है, और वह खुशी खुशी कहता है, जी मैडम, मैं अभी आपको नंबर व्हाट्सएप करता हूँ। सनाया उसको थैंक यू कहती हो, फिर बाद में फ़ोन रख देती है। मानव भी बिना वक्त गवाए तुरंत ही विक्रम का नंबर सनाया के नंबर पर व्हाट्सएप कर देता है। सनाया के फ़ोन पर जैसे ही व्हाट्सएप के मैसेज की आवाज़ आती है, वह तुरंत ही अपना व्हाट्सएप ओपन करती है जिस पर विक्रम का नंबर फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर सनाया की एक बार के लिए धड़कन तेज तेज धड़कने लगती है। उसके पास विक्रम का नंबर तो आ गया था, लेकिन उसको कॉल करने की हिम्मत उसके पास नहीं थी, क्योंकि सनाया को विक्रम की आवाज़ तो सुनी थी, उससे बात भी करनी थी, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह उससे फ़ोन पर बात क्या करे। बेचारी शनाया इसी दुविधा में थी कि वह विक्रम को फ़ोन करे या ना करे, और कर भी दे दो उससे बात किया करे। शनाया इस बारे में और नहीं सोचती है और तुरंत ही विक्रम को फ़ोन लगा देती है। दूसरी तरफ विक्रम अपने केबिन में बैठकर आराम से काम कर रहा था। आज जो एक्सीडेंट ऑफिस में हुआ था उसकी वजह से उसका मूड आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वह बेचारा अपने एक हाथ से लैपटॉप पर काम कर रहा था और दूसरे हाथ से डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहा था। तभी अचानक से उसके फ़ोन की रिंग बजने लगती है। वह देखता है तो उस पर किसी अननोन नंबर का कॉल आ रहा होता है। विक्रम को ये बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि उसका नंबर बहुत लोगों के पास नहीं था, और जो भी उसके मोबाइल पर कॉल करता था उसे पहले से ही पता होता था कि यह कौन है। वह कभी भी अपने क्लाइंट से डायरेक्ट बात नहीं करता था, उसका असिस्टेंट उनसे बात करता था और उन लोगों की मीटिंग फिक्स करवाता था। कभी भी वह पर्सनल ही उनसे बात नहीं करता था, इसलिए विक्रम के मोबाइल पर किसी अननोन नंबर से कॉल आना उसके लिए बहुत अजीब बात थी। लेकिन फिर भी विक्रम अपना पेन साइड में रखता है और लैपटॉप को बंद करके अपने फ़ोन को रिसीव करता है और अपने कान पर लगा लेता है। वही जब सनाया देखती है कि विक्रम ने फ़ोन उठा लिया है, उसकी आवाज़ आती है, हेलो कौन। सनाया के कानों में जैसे ही विक्रम की प्यारी सी और दिल को छू लेने वाली आवाज़ पड़ती है, उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान बिखर जाती है। लेकिन जैसे ही शनाया विक्रम का जब ये सवाल सुनती है तो उसे समझ में नहीं आता है कि वह इस सवाल का क्या जवाब दे। उस बेचारी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह क्या बोले। फिर भी कराया अपने आप को हिम्मत दे दी है। उनके अपने मन में कहती है, यार शनाया, तुझे इतना डर क्यों लग रहा है? ये कोई और नहीं, तेरा हस्बैंड है। तुझे ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इस तरह से सनाया अपने आप को काम डाउन करती है। शनाया कहती है, हेलो मैं। सनाया इससे आगे कुछ कहते उससे पहले सामने से विक्रम की आवाज़ आती है, शनाया क्या ये तुम हो? क्या कहती है, हाँ। विक्रम कैसा है, क्या तुम्हें कोई काम था? शनाया कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि आपसे पहले उसने कभी भी विक्रम से फ़ोन पर बात नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अभी सनाया की जवाब का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने फ़ोन की दूसरी तरफ से सनाया की आवाज़ सुनी थी, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सनाया ने उसे फ़ोन किया है। उसके चेहरे पर तुरंत ही प्यारी सी मुस्कान आ जाती है सनाया की आवाज़ सुनकर। लेकिन फिर कुछ सोचकर तो तुरंत ही उसके चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगती है कि कहीं सनाया के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है जिसकी यह उसने आज उसे फ़ोन किया है। शनाया कहती है, नहीं मुझे कोई काम नहीं है, मुझे बस आपसे बात करनी थी। विक्रम कहता है, हाँ ठीक है, कहो क्या बात करनी है तुम मुझसे। तभी सामने से सवाया का जवाब आता है, आई लव यू।
स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, ये कहकर सनाया तुरंत ही फोन काट देती है बिना विक्रम के जवाब का इंतजार किए। जैसे ही विक्रम के कानों में ये 3 मैजिकल शब्द पड़ते हैं वह तो अपनी जगह पर फ्रिज ही हो जाता है। मतलब उसकी वाइफ ने उसे सिर्फ इसलिए कॉल किया था ताकि वह उसको ये कह सके कि वह उससे प्यार करती है। विक्रम के कानों में बार बार सनाया के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे। विक्रम के चेहरे पर स्माइल जैसे चिपक की गई थी। वह उसके चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगभग 5 मिनट बाद वहां पर विक्रम का असिस्टेंट आता है। जो वह विक्रम इस तरह से देखता है तो हैरान ही रह जाता है, क्योंकि विक्रम ज्यादातर हमेशा सीरियस मूड में ही रहता था। वह कभी भी मुस्कुराता नहीं था या फिर किसी से हंसी मजाक तो बिल्कुल भी नहीं करता था। लेकिन आज विक्रम को बिना बात के ही यूं ही बिना वजह मुस्कुराता हुआ देखकर उसका असिस्टेंट भी हैरान रह जाता है। विक्रम का असिस्टेंट, जिसका नाम मोहित जैन था, अपने बॉस के साथ काफी अच्छा लगता है और वह भी मुस्कुराते हुए विक्रम के पास जाता है और उसे गुड आफ्टरनून विश करता है और उसे फाइल देते हुए कहता है, सर इस पर आपके सिग्नेचर की जरूरत है। जैसे ही मूवी की आवाज विक्रम के कानों में पड़ती है तब जाकर वह अपने होश में आता है और तुरंत ही वह अपने आप को संभालता है और मोहित के हाथ से फाइल लेता है और कैसा है, ठीक है, थोड़ी देर में आना, ये कहकर वह उसे वहां से भेज देता है। मोहित भी फाइल विक्रम को देने के बाद वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सनाया हो तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या किया है। वह तो सिर्फ विक्रम की आवाज सुनना चाहती थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे ही उसको कॉल कर दिया था। पता नहीं उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। यही सोच सोचकर उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हुए जा रहा था शर्म की वजह से। मतलब उससे अभी अभी फोन पर अपने प्यारे पतिदेव को आई लव यू कहा था और उसके बाद तुरंत ही फोन रखने दिया है, वह भी बिना उसकी बात सुने। सनाया अपने मन में कहती है, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तूने जो कुछ भी किया है वह ठीक है, कोई बात नहीं है, तूने किसी और को नहीं बल्कि अपने पति को आई लव यू कहा है, कुछ नहीं हुआ है। शनाया फिर अपने आप को बिजी रखने के लिए तुरंत ही वापस से अपने काम में लग जाती है ताकि वह अपना दिमाग थोड़ा शांत कर सके। सनाया भी काम कर ही रही होती है कि तभी उसका फ़ोन एक बार फिर से रिंग करता है। उसे लगता है कि विक्रम ने उसे दोबारा से कॉल किया होगा, लेकिन जब वह अपने फ़ोन पर फ्रेश हो रहे नाम को देखती है तो उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसकी माँ का था। जब से उसने पुनर्जन्म लिया था तब से वह अपनी माँ और पापा से मिलना चाहती थी, लेकिन अभी उसे वक्त नहीं मिला था कि वह उनके पास जाकर उन्हें अपने गले लगा सके। सनाया तुरंत ही उनका फ़ोन उठाती है और बहुत ही इमोशनल आवाज़ में कहती है, माँ कैसी है आप, मैंने आपको बहुत मिस किया, आप ठीक तो हैं ना। आशा जी फ़ोन की दूसरी तरफ से कहते हैं, हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है, क्या तुम रो रही हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ है। देखो बेटा माँ से कुछ नहीं छुपाते हैं, बताओ मुझे क्या हुआ है। आशा जी जब सनाया से बात कर रही थी तब धीरे धीरे करके उनकी आवाज़ में चिंता साफ महसूस की जा सकती थी, जिसे सनाया भी नोटिस कर लेती है। लेकिन बेचारी सनाया क्या करे, सनाया ने आज पूरे 3 साल बाद अपनी माँ की आवाज़ सुनी थी। अपनी ज़िंदगी में तो उसने अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, वह मंजर दोबारा से उसकी आंखों के सामने से दौड़ जाता है। तो सुना अपने आप को इमोशनल होने से कैसे रोक सकती थी, लेकिन वह अपनी माँ को सब कुछ बता भी नहीं सकती थी कि आखिर वह इतनी ज़्यादा भावुक क्यों हो रही है। सनाया बात को संभालने के लिए कहती है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस आपकी याद आ रही है, मुझे पपाजी याद आ रही है, ये कहकर सनाया रोने लगती है। सनाया की बात सुनकर अब जाकर आशा जी के दिल में थोड़ी शांति होती है और वह कहती हैं, बेटा अगर तुम्हें इतनी याद आ रही है तो तुम घर क्यों नहीं आ जाती, मैं तुम्हारे पापा को भेज देती हूँ, वह तो मैं ले आएंगे। शनाया कहती है, नहीं माँ आप रहने दीजिए, मैं खुद ही आ जाऊंगी, विक्रम भी मेरे साथ आएंगे। जैसे ही सनाया की मैं ये सुनती है कि सनाया ने अभी अभी क्या कहा है, तुम्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था जो भी अभी शनाया ने उनसे कहा था, इसलिए वह उसकी बात को दोहराते हुए कहते हैं, क्या कहा बेटा तुमने, अभी तो विक्रम के साथ यहाँ पर आने वाली हो, क्या जमाई सा सच में तुम्हारे साथ आने वाले हैं। सनाया की माँ इतनी ज़्यादा हैरान इसलिए थी क्योंकि सनाया के पक्ष फेरे के बाद से कभी भी विक्रम उनके घर पर नहीं आया था और ना ही सनाया ने ही कभी विक्रम के बारे में उससे बात की थी। पिछले 2 सालों से उनकी बेटी अकेले ही यहाँ पर आती थी और उनको लेने के लिए या तो महारानी सनाया को लेने के लिए आती थी या फिर महाराज आते थे, लेकिन कभी भी विक्रम उसको लेने के लिए नहीं आया था। सनाया की माँ और पापा दोनों ही जानते थे कि उन दोनों की शादी के हालात में हुई है, इसीलिए इस बात से ज़्यादा परेशान भी नहीं क्यों नहीं लगता था, तो धीरे धीरे करके उन दोनों का रिश्ता ठीक हो जाएगा।
लेकिन पिछले 2 सालों से उन्होंने कभी भी अपनी बेटी और दामाद को एक साथ नहीं देखा था। सनाया भी यह बात जानती थी कि उसकी माँ इस वक्त क्या सोच रही है, इसलिए वह अपनी माँ को समझाने के लिए कहती है, हम आपने बिल्कुल सही सुना है, मैं और विक्रम कुछ दिनों बाद घर पर आने वाले हैं। और हाँ, आप मेरे लिए अपने हाथों से स्पेशल मिठाइयाँ बना कर रखिएगा। आपको पता है ना मुझे आपके हाथों की बनाई हुई मिठाइयाँ खाना कितना पसंद है। सनाया की माँ कहती है, हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें मेरे हाथों से बनाई हुई मिठाइयाँ पसंद है, तो चिंता मत करो, तुम एक बार आ तो जाओ, जी भर कर खा लेना जो भी तुम्हें खाना है, बस एक बार आ जाओ। ये कहकर वह मुस्कुराती है। उसके बाद वह दोनों थोड़ी देर और बात करती है और फिर फ़ोन रख देती है। सनाया को आज इतने सालों बाद अपनी माँ से बात करके काफ़ी खुशी महसूस हो रही थी। 8/1/13/27 रविंदर ऑफिस। सनाया की माँ इतनी ज़्यादा हैरान इसलिए थी क्योंकि सनाया के पक्ष फेरे के बाद से कभी भी विक्रम उनके घर पर नहीं आया था, और ना ही सनाया ने ही कभी विक्रम के बारे में उससे बात की थी। पिछले 2 सालों से उनकी बेटी अकेले ही यहाँ पर आती थी और उनको लेने के लिए या तो महारानी सनाया को लेने के लिए आती थी या फिर महाराज आते थे, लेकिन कभी भी विक्रम उसको लेने के लिए नहीं आया था। सनाया की माँ और पापा दोनों ही जानते थे कि उन दोनों की शादी के हालात में हुई है, इसीलिए इस बात से ज़्यादा परेशान भी नहीं क्यों नहीं लगता था, तो धीरे धीरे करके उन दोनों का रिश्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन पिछले 2 सालों से उन्होंने कभी भी अपनी बेटी और दामाद को एक साथ नहीं देखा था। सनाया भी यह बात जानती थी कि उसकी माँ इस वक्त क्या सोच रही है, इसलिए वह अपनी माँ को समझाने के लिए कहती है, हम आपने बिल्कुल सही सुना है, मैं और विक्रम कुछ दिनों बाद घर पर आने वाले हैं। और हाँ, आप मेरे लिए अपने हाथों से स्पेशल मिठाइयाँ बना कर रखिएगा। आपको पता है ना मुझे आपके हाथों की बनाई हुई मिठाइयाँ खाना कितना पसंद है। सनाया की माँ कहती है, हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें मेरे हाथों से बनाई हुई मिठाइयाँ पसंद है, तो चिंता मत करो, तुम एक बार आ तो जाओ, जी भर कर खा लेना जो भी तुम्हें खाना है, बस एक बार आ जाओ। ये कहकर वह मुस्कुराती है। उसके बाद वह दोनों थोड़ी देर और बात करती है और फिर फ़ोन रख देती है। सनाया को आज इतने सालों बाद अपनी माँ से बात करके काफ़ी खुशी महसूस हो रही थी। राजमहल। आज का दिन शनाया के लिए काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला था। उसे अपने बिजनेस को समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, क्योंकि दुनिया की नज़रों में भले ही उसे ऑफिस में आए हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ हो, लेकिन उसके लिए तो वह पूरे 3 सालों से काम नहीं किया था। अचानक से फिर काम करना उसके लिए थोड़ा थका देने वाला था, लेकिन ये बात है वह किसी और से कह भी नहीं सकती थी। अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर को आ जाती है। जब वहां पहुंचती है तो वहां पर जितने भी नौकर चाकर होते हैं वह सब वेलकम करते हैं। उसके बाद वह अपने रूम में चली जाती है। इस वक्त कोई भी वापस अपने काम से लौटा नहीं सकते, बनाया ही एक महल में अकेली थी जो कि आज जल्दी आ गई थी। सनाया जो अपने कमरे में पहुंचती है तब वह देखती है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसके ही सामान से किसी और का सामान नहीं था, मतलब कि विक्रम उसके साथ रहते हुए भी उसके साथ नहीं रहता था, वह स्टडी रूम में ही रहता था। सनाया के मन में कुछ आता है जिसे सोचते उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर सनाया अपनी जगह से खड़े होकर विक्रम की स्टडी रूम की तरफ चली जाती है। वहां जाकर वह देखती है कि विक्रम का जो स्टडी रूम है नेवी ब्लू कलर से पेंट है, जो कि काफ़ी डार्क थीम दे रहा था। ये स्टडी रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। कमरे में इस तरह सोफ़ा रखा हुआ था, उसके सामने टेबल रखी हुई थी, उस पर कुछ फाइल भी रखी हुई थी। सोफ़े के सामने ही प्रोजेक्टर का लगा हुआ था। एक स्टडी टेबल थी, साथ में एक चेयर और बड़ी सी खबर थी जिसके अंदर काफ़ी सारी बुक्स और फाइल रखी हुई थी। कमरा दिखने में एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा था। सनाया फिर जल्दी से रूम की लाइट ऑन करती है और विक्रम का जितना भी सामान था जो कि वह रेगुलर बेसिस में यूज़ करता था, वह सारा सामान उठाती है और उठाकर अपने कमरे में ले आती है। उसके बाद उसे अच्छे से सेट कर देती है। जब उसका सारा काम हो जाता है तब वहां पर एक नौकरानी आती है और उससे कहकर जाती है कि उसे महारानी सा बुला रही है। अपनी गर्दन हिलाकर उसको जवाब देती है। महारानी सा का कमरा। महारानी सा इस वक्त अपने कमरे में बैठी हुई थी। उनकी उम्र लगभग 55 साल की होगी, लेकिन दिखने में 35-40 साल की लगती थी। उन्होंने एक नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी, साथ में पर्ल ज्वेलरी पहन रखी थी। दिखने में वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। कमरे के बाहर से अंदर आने के लिए इजाज़त मांगती है, उसके बाद अंदर चली जाती है। जब सारा या अंदर जाती है तो महारानी सा उसे अंदर बैठने के लिए कहती है। सीता जी कहती है, आओ बेटा बैठो। सनाया भी आराम से जाकर दूसरे सोफे पर बैठ जाती है। सनाया करती है, माँ आपने हमें बुलाया था। सीता जी कहती हैं, हाँ बेटा, हमने आपको बुलाया था, हमें आपसे कुछ बात करनी है। शनाया कहती है, जी माँ, कहिए क्या कहना है आपको। सीता जी कहते हैं,
वैसे तो पिछले 2 सालों से हमने आपके चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं देखी है, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले 2 दिनों से हमें आप और विक्रम थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए शनाया, हमें आपका ये बदलाव देखकर बहुत खुशी हो रही है। सनाया जब सीता जी के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो उसके चेहरे पर भी खुशी के भाव आ जाते हैं। सीता जी कहती है, शनाया बेटा, हम जानते हैं कि आपकी शादी के हालातों में हुई थी, इसलिए हमने कभी भी आपसे इस बारे में बात नहीं की थी। लेकिन कल विक्रम और आपको साथ में देखकर हमें काफ़ी खुशी हो रही थी। हम शादी के बाद ही आपको और विक्रम को कहीं पर भेजना चाहते थे ताकि आप लोगों को एक दूसरे को जानने का मौका मिल सके। लेकिन शायद हालात को कुछ और ही मंजूर था, जिस वजह से कुछ न कुछ ऐसे हादसे होते रहेंगे कि हम चाह कर भी ऐसा कुछ नहीं कर पाई थी। लेकिन कल आप दोनों को शादी कर हमें लगता है कि अब टाइम आ गया है कि आप लोगों को कहीं पर घूम कर आना चाहिए। हमने पहले भी इस बारे में विक्रम से बात की थी और वह आपको लेकर भी गए थे, लेकिन विक्रम अपने काम को साथ लेकर गए थे वहां पर, इसलिए वह आपको टाइम नहीं दे पाए थे। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है। फिर सीता जी सनाया का हाथ अपने हाथों में लेते हैं और कहते हैं, यकीन मानिए बेटा, इस बार हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। सीता जी सनाया को एक लिफाफा देती है और मुस्कुराकर उसे एक गिफ्ट भी देती है और कहती है, इसे आप अपने साथ लेकर जाएगा और किसी खास अवसर पर ही खुलकर देखिएगा। सनाया सीता जी से लिफाफा और तोहफा दोनों लेकर अपने कमरे में आ जाती है। सनाया को याद आता है कि कैसे वह पिछले जन्म में शादी के 1.5 महीने बाद ही विक्रम के साथ मालदीव्स गई थी, तब भी सीता जी ने उसको एक गिफ्ट दिया था। लेकिन सनाया को कभी मौका ही नहीं मिला था उस गिफ्ट को ओपन करने का, क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसे हादसे हुए थे जिन्हें सनाया याद नहीं करना चाहती थी। सनाया सीता जी के दिए हुए लिफाफे को खोलती है तो उस जगह के नाम को पढ़कर सनाया से चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि महारानी सा ने एक बार फिर से उसे मालदीव्स के ही टिकट दिए थे और यह वही जगह थी जहां सनाया पहले भी एक बार विक्रम के साथ जा चुकी थी। लेकिन कुछ माया की बातों की वजह से और कुछ अपनी भी बेवकूफ़ियां की वजह से सनाया और विक्रम कभी भी एक नहीं हो पाए थे। फिर कभी भी महारानी सा ने विक्रम और सनाया की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन यह शायद कल की वजह से हुआ था, जब महारानी सा ने सराय और विक्रम को एक साथ इतना खुश लिखा था तो उन्हें शायद उम्मीद की कोई किरण दिखाई दी हो। सनाया मुस्कुराते हुए ही अपने मन में कहती है, माँ, इस बार हम आपसे वादा करते हैं कि हमारे बीच हम किसी को नहीं आने देंगे, किसी को नहीं आनी, किसी को नहीं। और जिन लोगों ने हमें और विक्रम को अलग करने की कोशिश की है उन्हें तो इस बार हमेशा सबक सिखाएंगे, ना तो उनकी रूह तक कांप जाएगी। आप बस विश्वास रखें हम पर। थोड़ी ही देर में एक नौकर वापस से आता है और उसे खाने के लिए कहता है। जब सनाया नीचे जाती है तो देखती है कि वहां पर सब लोग पहले से ही अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। सीता जी, आदित्य जी, यह विक्रम के माँ बाप का नाम है चरण सिंह सिसोदिया, रीना सिंह सिसोदिया। यह विक्रम के पिताजी और माँ का नाम है। विक्रम की अपनी जगह पर बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर एक अलग ही नजर आ रही थी। विक्रम के चेहरे पर इस वक्त एक प्यारी सी मुस्कान छाई हुई थी और वह आराम से अपने पिताजी के साथ कुछ बात कर रहा था। सनाया धीरे से चलकर आती है और जाकर विक्रम की बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। धीरे धीरे करके हम लोगों का खाना खत्म हो जाते हैं और बाद में वह लोग सब लोग एक दूसरे को गुड नाइट विश करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सनाया और विक्रम भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। शनाया अपने कमरे में जाकर नहाने के लिए चली जाती है, जो कि वह हमेशा करती थी। वह बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है अपने कपड़े को लेकर। दूसरी तरफ जब विक्रम स्टडी रूम में जाता है तो वहां जाकर कबर्ड ओपन करता है, लेकिन जैसे ही वह से खुलता है उसके चेहरे पर परेशानी मजा आती है, क्योंकि वह पूरी तरह से खाली था, उसमें नहीं था एक रुमाल भी। विक्रम को समझ में नहीं आता है किसका सारा सामान आखिर गया तो गया कहाँ। वह बाहर जाकर एक नॉक से पूछता है कि किसी ने उसके कमरे की सफाई की हो या कुछ, लेकिन किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था। तभी वहां पर एक नौकरानी आती है और वह कहती है, विक्रम सा अभी 1-1.5 घंटे पहले बाइसा आपके कमरे में आई थी और वह अपने कमरे में से 2-3 बैग भरकर लेकर गई थी अपने कमरे में। वैसे तो विक्रम राजस्थान महाराजा था, लेकिन वह कभी भी अपने आप को महाराजा के हलवाना पसंद नहीं करता था। जब तक उसके पिताजी जिंदा है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उसने सभी लोगों को कहा था कि वह उसे महाराज ना कहकर जैसे पहले पुकारा करते थे वैसे ही बुलाए। विक्रम को समझ में नहीं आ रहा होता है कि सनाया यहाँ पर क्या कर रही थी। लगता है विक्रम को इतनी ज्यादा खुशी हुई है तो ये तक भूल गया कि शनाया उसके सारे कपड़े और बाकी की चीजें लेकर गई हो, इसलिए ही वहां पर आई थी। उसके बाद विक्रम स्टडी रूम से निकलकर अपने रूम की तरफ जाता है, जो कि अब शनाया का रूम बन चुका था जब से उनकी शादी हुई थी।
जब विक्रम अपने कमरे के बाहर पहुंचता है तो वह दरवाजा खटखटा आता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है, इसलिए वह तुरंत ही दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर देखता है तो रूम पूरी तरह से खाली था। सनहे उसे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। तभी उसे बाथरूम के बाहर से पानी गिरने की आवाज आती है, जिसे सुनकर समझ जाता है कि सनाया इस वक्त नहा रही होगी। रूम के अंदर विक्रम देखता है कि उसका कई सारा सामान टेबल और उसके आसपास रखा हुआ है। ये वह सामान था जो शनाया अभी तक अच्छे से जगह पर रख नहीं कर पाई थी, जिसे देखकर विक्रम के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं समझ गया था कि सनाया क्या चाहती है। ये सोचकर ही उसके दिल में एक गर्माहट का एहसास होता है। तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है, जिसे देखकर वह सोच में पड़ जाता है। दोस्तों, ऐसा भी क्या देख लिया होगा विक्रम ने कि उसके चेहरे के हाव भाव ही बदले। 8/1/1329 रविंद्र ऑफिस। जब विक्रम अपने कमरे के बाहर पहुंचता है तो वह दरवाजा खटखटा आता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है, इसलिए वह तुरंत ही दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर देखता है तो रूम पूरी तरह से खाली था। सनहे उसे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। तभी उसे बाथरूम के बाहर से पानी गिरने की आवाज आती है, जिसे सुनकर समझ जाता है कि सनाया इस वक्त नहा रही होगी। रूम के अंदर विक्रम देखता है कि उसका कई सारा सामान टेबल और उसके आसपास रखा हुआ है। ये वह सामान था जो शनाया अभी तक अच्छे से जगह पर रख नहीं कर पाई थी, जिसे देखकर विक्रम के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं समझ गया था कि सनाया क्या चाहती है। ये सोचकर ही उसके दिल में एक गर्माहट का एहसास होता है। तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है, जिसे देखकर वह सोच में पड़ जाता है। विक्रम देखता है कि टेबल पर एक लिफाफा पड़ा हुआ है और साथ में ही कुछ गिफ्ट रखा हुआ था, जिसे अभी तक खुला नहीं गया था। गिफ्ट को देखकर तो उसे समझ में आ गया था कि यह गिफ्ट किसी ने सनाया को दिया है, इसलिए वह उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन लिफाफा पहले से ही खुला हुआ था, इसलिए वह उसे उठाता है और देखता है कि उसके अंदर ऐसा भी क्या है। जैसे ही विक्रम लिफाफे से पेपर निकालता है, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वह टिकट मालदीव के थे और साथ ही में दूसरे को पेपर श्री रखे हुए थे, जो कि उसी जगह के थे जहां पर पहले विक्रम की मां सीता जी ने एक बार सनाया और उसे भेजा था। लेकिन उस टाइम पर उनकी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, प्लस सनाया भी उससे अच्छे से बात नहीं करती थी, या फिर जब भी वह से बात करने की कोशिश करता था तो वह हमेशा ही उसे अवॉइड करके चली जाया करती थी। तभी वहां पर सनाया आ जाती है और विक्रम को टेबल के पास खड़ा हुआ देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि विक्रम यहाँ पर जरूर आएंगे। आखिर उनके सारे सामान को वह यहाँ पर तो उठाकर लेकर आई थी, आएंगे कैसे नहीं। शनाया कहती है, आ गया आप। जैसे ही विक्रम के कानों में सनाया की प्यारी सी आवाज आती है, वह तुरंत ही मुड़कर पीछे देखता है। जैसे ही उसकी नज़र सनाया है पर पड़ती है, वह तो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि सनाया इस वक्त लगी इतनी खूबसूरत और सेक्सी रही थी कि वह अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था उससे। सनाया अभी अभी नहाकर बाहर निकली थी, इसलिए उसके बाल भीगे हुए थे और उसके बालों से पानी की कुछ बूंदें टपक रही थी, जो उसकी गर्दन से होते हुए उसके शरीर के अंदर जा रही थी। यह नज़ारा देखकर तो विक्रम अपना थूक ही घटक लेता है। उसे अपने अंदर गर्मी सी महसूस होने लगती है, लेकिन वह जैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है। सनाया ने इस वक्त जो नाइटी पहन रखी थी वह बहुत ही ज़्यादा हॉट की। उसने नेवी ब्लू कलर की नाइटी पहन रखी थी, जिसके अंदर चिकन करी का काम किया हुआ था। उसकी जो नाइटी थी वह उसके थाई तक आ रही थी और शोल्डर पर पट्टियां लगी हुई थी, जिससे वह और भी ज़्यादा हॉट लग रही थी। उसकी गोरी त्वचा और भी ज़्यादा गोरी दिखाई दे रही थी। उसमें ऐसा लग रहा था जैसे कि लाइट चमक रही हो। सनाया का ऐसा अवतार देखकर तो विक्रम वहीं पर क्लीन बोल्ड हो गया था। विक्रम की तो निगाहें नहीं हट रही थी सनाया के ऊपर से, वह बस एक तक उसे देखे जा रहा था। वह ये भी भूल गया था कि सनाया ने अभी अभी उससे कुछ पूछा है, जिसका जवाब उसे अभी भी देना है। सनाया अभी खड़ी हुई उसका इंतजार कर रही थी, यह सोचते हुए कि वह उसके सवाल का जवाब देगा। तभी सनाया की नज़र विक्रम के हाथों में पकड़े हुए टिकट पर जाती है, जिसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि विक्रम ने भी वह टिकट देख ली है। सनाया उन टिकट्स को देखकर कहती है, आज माँ ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था और मुझे ये टिकट देगी ताकि हम लोग मालदीव एक बार फिर से जा सके। मैं माँ को मना नहीं कर पाए, इसलिए ये कहकर वह चुप हो जाती है। विक्रम जानता था कि सनाया बोलते बोलते अचानक से चुप क्यों हो गई है, क्योंकि जब लास्ट टाइम हो उसके साथ मालदीव गया था, उस टाइम पर वह उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया था अपने काम के चलते, और इसलिए ही सनाया इस बार इतना ज़्यादा हिचकी आ रही है। ये देखकर उसे बुरा लगता है, क्योंकि अगर उसने उस टाइम पर सनाया पर ज़्यादा ध्यान दिया होता तो शायद उनका रिश्ता अब तक काफ़ी बेहतर हो चुका होता।
विक्रम स्माइल करके सनाया की तरफ देखता है और कहता है, देखो चलाया, मुझे माफ कर दो, उस टाइम पर जो कुछ भी हुआ था वह मैं वापस सुधार नहीं सकता हूँ, लेकिन इस बार हम अपना हनीमून अच्छे से मनाएंगे। ये कहकर विक्रम सराय के पास जाता है और अपने गले से लगा लेता है। सनाया को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है और वह भी उसको गले से लगा लेती है। सनाया का जब से पुनर्जन्म हुआ था तब से वह एक पल के लिए भी विक्रम से जुदा नहीं रहना चाहती थी और वह जब भी उसके गले से लगती थी हमेशा उसके धड़कनों की आवाज़ को सुनकर अपने आप को रिलैक्स फील करवाती थी। जब वह विक्रम के गले से लगी होती थी तो उसे विक्रम की धड़कनें सुनाई देती थी, जिसे सुनकर ही उसके दिल में एक अजीब सा सुकून रहता था, उसे यह यकीन दिलाने के लिए कि वह अब भी विक्रम के साथ है, उसे अलग नहीं हुई है। सनाया अपनी ही सोच में गुम थी और इसी सोच में उसकी पकड़ धीरे धीरे विक्रम की कमर पर मजबूत होती जा रही थी कि इसे विक्रम भी महसूस कर रहा था। सनाया। विक्रम अचानक से ही उसके कान के पास आकर धीमी आवाज में कहता है। विक्रम की आवाज सुनकर सनाया तुरंत ही अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, जी कहिए। विक्रम कहता है, मुझे सर्वेंट ने बताया था कि तुम मेरा सारा सामान लेकर यहाँ पर आए हो। क्या कुछ हुआ है? क्या माँ को हमारे बारे में पता चल गया है? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही उन्हें बता दूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से इस कमरे में अकेले रह सकती हो। ये कहकर विक्रम अपने कपड़े का लगेज उठाता है जो कि अभी तक शनाया ने कबर्ड में नहीं लगाया था। शनाया नहीं, वैसे तो विक्रम के सारे सामान को अच्छे से सेट कर दिया था, लेकिन उसका कुछ सामान अभी भी रह गया था जो कि उसे सेट करना था। उनमें से ही उसका लगेज भी था जो कि अभी तक वहीं पर रखा हुआ था। जैसे ही विक्रम उस लगेज को उठाकर वहां से जाने को होता है, सनाया उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, आपको कहीं पर भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कमरा सिर्फ मेरा नहीं है, हम दोनों का है। शादी के बाद से आप ही यहाँ पर कभी रहने के लिए नहीं आए थे। पता है मुझे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और प्लस मुझे डर भी लगता है अकेले रहने में। सनाया ये सारी बातें एक ही साथ में कहती जा रही थी, वह विक्रम की तरफ देख तक नहीं रही थी। वही विक्रम जब सनाया की बातें सुनता है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सनाया ने उससे अभी क्या कहा है। शनाया उसके साथ कमरा शेयर करना चाहती थी, यह बहुत ही बड़ी बात थी विक्रम के लिए। विक्रम कहता है, क्या तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी जब मैं तुम्हारे साथ कमरे को शेयर करूंगा? सनाया विक्रम की आंखों में देखती है और कहती है, मुझे इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? विक्रम, आप मेरे पति हो, आपको मेरे साथ रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ नहीं रहे। ये कहते वक्त सनाया की आंखें धीरे धीरे करके नम होने लगती है और उसकी आवाज़ भारी होने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी सनाया रो देगी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ विक्रम, जब से आपने डाइवर्ट की बात की है तब से मैं ही हूँ जो कि अपनी तरफ से सारे कोशिश कर रही हूँ और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपने मुझसे ये तक नहीं पूछा था कि मैं आपसे ड्राइवर देना चाहती हूँ या नहीं लेना चाहती हूँ। आप बस आए और उस डाइवोर्स पेपर पर साइन करके मुझे हाथों में थमा दिए। जैसे ही विक्रम सनाया के मुंह से डाइवोर्स की बात सुनता है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि गलती तो उसकी ही थी। हाँ, उस समय से बात नहीं की थी इस बारे में कि वह इस डाइवोर्स को चाहती है या नहीं, उसने बस डाइवोर्स पर साइन कर दिए और सनाया के हाथों में थमा दिया। अगर सनाया ने उस टाइम पर उससे बात करने की कोशिश नहीं की होती तो आज वह लोग साथ नहीं होते। वहीं जब विक्रम सनाया की आंखों में आंसू देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वह तुरंत ही उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो सराया कि मैंने तुमसे एक बात पूछी नहीं थी, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे कभी भी अलग नहीं रह सकता था। मैं ही जानता हूँ कि उस टाइम पर मेरे ऊपर क्या बीत रही थी जब मैंने उन डाइवोर्स पेपर पर साइन किया था। मैं नहीं लेना चाहता था तुमसे डाइवोर्स, में नहीं रहना चाहता, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था तू जैसे कि मैंने तुम्हारी आज़ादी खुली हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया हो और बस यही सोचकर मैंने उन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरा तो है चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। ये कहते वक्त विक्रम की आंखों से भी एक आंसू की बूंद निकलकर सनाया के माथे पर आ जाती है। विक्रम को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था सनाया के लिए कि उसने पिछले 2 सालों में उसे इस बारे में बात क्यों नहीं की थी, जबकि सनाया भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना कि वह उससे प्यार करता है। लेकिन बेचारे विक्रम को यह नहीं पता था कि सनाया का प्यार तो उसके लिए इतना ज़्यादा था कि वह मरकर ही उसके लिए वापस आए हैं ताकि वह उसका प्यार पा सके। सनाया ये बात विक्रम को बता भी नहीं सकती थी कि जब पुनर्जन्म होने के बाद उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि उसको फिर से दोबारा अपने प्यार, अपने परिवार को वापस देखने का मौका मिला है। उसी वक्त सनाया के हाथों में विक्रम ने दोबारा से उन डाइवोर्स पेपर को दिया था, जिन्हें देखकर तो सनाया के दिल की धड़कन ही रुक गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उस टाइम पर वह क्या करे और क्या ना करे।
सनाया अपने पुनर्जन्म के ख्यालों से तब बाहर आती है जब उसके चेहरे पर कुछ गीला गीला सा महसूस होता है। वह अपनी आंख के उठाकर विक्रम की तरफ देखती है तो विक्रम की आंखों में भी आंसू लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग होते हैं, जैसे देखकर सनाया के दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है। सनाया खुद कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन कभी भी वह विक्रम की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, और यह आंसू तो उसके दिए हुए ही थे। क्या जरूरत थी उसे ये सब कहने की? विक्रम को कैसे पता होता कि वह भी उससे प्यार करती है? जिस तरह से माया ने सराया को भड़काया था कि विक्रम उससे प्यार नहीं करता है और यह जबरदस्ती शादी है, वैसे ही विक्रम को भी माया ने भड़काया होगा कि सारा उससे प्यार नहीं करती है बल्कि किसी और से प्यार करती है, और उसके नकली सबूत भी विक्रम को दिखाए थे, तो वह कैसे विश्वास नहीं करता इस चीज पर। 8/1/1331 रविंदर ऑफिस। सनाया अपने पुनर्जन्म के ख्यालों से तब बाहर आती है जब उसके चेहरे पर कुछ गीला गीला सा महसूस होता है। वह अपनी आंख के उठाकर विक्रम की तरफ देखती है तो विक्रम की आंखों में भी आंसू लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग होते हैं, जैसे देखकर सनाया के दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है। सनाया खुद कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन कभी भी वह विक्रम की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, और यह आंसू तो उसके दिए हुए ही थे। क्या जरूरत थी उसे ये सब कहने की? विक्रम को कैसे पता होता कि वह भी उससे प्यार करती है? जिस तरह से माया ने सराया को भड़काया था कि विक्रम उससे प्यार नहीं करता है और यह जबरदस्ती शादी है, वैसे ही विक्रम को भी माया ने भड़काया होगा कि सारा उससे प्यार नहीं करती है बल्कि किसी और से प्यार करती है, और उसके नकली सबूत भी विक्रम को दिखाए थे, तो वह कैसे विश्वास नहीं करता इस चीज पर। सनाया तुरंत ही अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर विक्रम के चेहरे को अपने हाथों में लेती है और अपने अंगूठे से उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहती है, नहीं विक्रम, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी क्योंकि मैंने ही आपसे कभी बात नहीं की थी इस बारे में। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते कहते सनाया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। विक्रम जी सनाया को अपने गले से लगा लेता है और इसी तरह से दोनों कम से कम 10-15 मिनट तक खड़े रहते हैं। सनाया थोड़ी ही देर में अपने होश में आती है और कहती है, विक्रम, मैंने नहा लिया है, आपने नहाया नहीं है, अभी आपको नहाना नहीं है क्या? ये कहकर वह अपनी टिमाती आंखों से विक्रम को देखता है। विक्रम जब सनाया की प्यारी बातें सुनता है तो उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आती है और वह कहता है, हाँ मुझे नहाने जाना है, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। ये कहकर वह सनाया को अपने से दूर करता है और फिर अपने लगेज में से अपने नाइट ड्रेस को निकालता है और नहाने के लिए चला जाता है। विक्रम के जाने के बाद सनाया जल्दी से उठ लगेज को उठाती है और विक्रम के कपड़े को अपने कपड़ों के साथ अच्छे से रख देती है। लगभग 10-15 मिनट में ही विक्रम नहाकर बाथरूम से बाहर निकलता है। इस वक्त विक्रम ने एक ब्लैक कलर का ट्राउजर पहन रखा था और साथ में ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी थी, जिसमें वह बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी स्किन बहुत गोरी थी, इस वजह से उस पर काले कलर के कपड़े और भी ज्यादा जच रहे थे। उसके काले गहरे बालों में से पानी की बूंदें उसकी गर्दन से होते हुए उसकी टी शर्ट के अंदर जा रही थी। शनाया जब विक्रम को इस तरह से देखती है तो वह तो उसको देखकर हैरान ही रह जाती है। इसमें कभी भी विक्रम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हाँ, वही तो बात बहुत अच्छे से जानती थी कि विक्रम बहुत ज्यादा हैंडसम है और सब लोग उस पर एक ही नज़र में फिदा हो जाते हैं, लेकिन उसने खुद पर्सनली कभी भी विक्रम पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसे हमेशा से यही लगता था कि विक्रम उससे प्यार नहीं करता है, और जब उससे प्यार करता ही नहीं है तो फिर उसे निहारने का कोई मतलब ही नहीं है। विक्रम से देखता है तो शनाया उसी को देख रही है, तो ये देखकर उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वह चलती हुई सनाया की तरफ जाता है, जहां पर सनाया उसके बाकी के कपड़ों को अच्छे से कबर्ड में चेक कर रही थी। हालांकि वह ये सारे काम किसी नौकर से भी कहकर करवा सकती थी, वह अपने काम खुद ही करना पसंद करती थी। सनाया का काम लगभग खत्म हो गया था। जैसे ही वह देखती है कि विक्रम उसकी तरफ से आ रहा है, वह तुरंत ही विक्रम की तरफ से अपनी नज़रें हटा लेती है और आखिरी टी शर्ट को कबाड़ में अच्छे से रख देती है। उसके बाद कबाड़ को बंद कर देती है। जब सनाया वहां से जाने वाली होती है तब विक्रम उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है और कहता है, चलो चलकर सोते हैं, बहुत रात हो गई है, अगर इस तरह से ही काम करते हैं तो पूरी रात बीत जाएगी। ये कहकर वह मुस्कुराता है और सनाया को अपनी गोद में उठाकर बैग की तरफ लेकर चला जाता है। सनाया को भी विक्रम की बात सुनकर हंसी आ जाती है, क्योंकि उसका इरादा भी यही था कि वह थोड़ा और काम कर ले, लेकिन अभी रात के 11 बजे बज गए थे, जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया था। विक्रम सनाया को बेड के एक तरफ लिटा देता है और फिर जाकर दूसरी साइड पर खुद भी लेट जाता है और अपनी आंखें बंद करके अपना एक हाथ अपने सिर के ऊपर रख लेता है, और उसने रूम की लाइट पहले ही बंद कर दी थी।
विक्रम अभी आराम से लेटा हुआ था और सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके ऊपर आ गया है। अचानक से वह अपनी आंखें खोल कर देता है तो सामने उसे प्यार से निहारती कोई अपनी बीवी दिखाई देती है, जो कि उसको भी देख रही थी। उसकी आंखों में इस वर्ष विक्रम के लिए बेशुमार प्यार था, जिसे विक्रम भी महसूस कर सकता था। विक्रम कहता है, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? शनाया कहती है, हाँ मुझे नींद आ रही है, लेकिन क्या? विक्रम कहता है, अरे जल्दी से अपनी आंखें बंद करती है और एक ही सांस में कहती है, मुझे आपको किस करनी है। वही जब सनाया के मुंह से यह बात सुनता है तो उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या सुन लिया है। लेकिन जैसे ही उसे समझ में आता है कि शनाया ने अभी उससे क्या कहा है, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आती है और वह सनाया का हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है, जिससे शनाया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह उसके ऊपर गिर जाती है। विक्रम मौके का फायदा उठाकर तुरंत ही सनाया को लेकर बैठ जाता है। अब आलम ये था, किचन आया उसके नीचे थी और वो उसके ऊपर था, लेकिन उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि उसका वेट कराया के ऊपर ना जाए। फिर विक्रम सनाया की आंखों में देखता है और शरारती अंदाज में कहता है, हाँ तो क्या कह रही थी तुम? जरा एक बार फिर से कहोगी, मुझे सुनाई नहीं दिया था। ये कहकर वो मुस्कुराने लगता है। सनाया जैसे ही विक्रम की बात सुनती है तब जाकर उसे एहसास होता है कि उसने अभी अभी जल्दबाजी में विक्रम से क्या कह दिया है, जिसे सोचकर ही उसके चेहरे पर शर्म की लाली आ जाती है। शनाया अपने मन में सोचती है, यार कोई लड़की ऐसा कैसे कह सकती है? इस तरह से तो सारी लड़कियों की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि लड़कियां ज्यादातर अपने पार्टनर से चाहती तो यही सब है, लेकिन खेती कुछ नहीं है। फिर सनाया कहती है अपने मन में, चलो छोड़ो यार, जो भी है आप कह दिया तो कह दिया, और अगर अब मैं शर्माई से यह मेरा मजाक जरूर उड़ाएंगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये सोचकर ही सराया के चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले शर्म के भाव थे वह तुरंत ही गायब हो जाते हैं और उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और शरारती अंदाज लेकर वह विक्रम की तरफ देखती है और कहती है, हाँ तो मुझे चाहिए किस? आखिर आप मेरे हस्बैंड हो, और अगर मुझे किस चाहिए तो मैं आपसे ही मांगूंगी ना, किसी और से तो नहीं मांगी ना। आप मेरे हस्बैंड हो, या फिर किसी और के पास जाऊं जब मुझे किस चाहिए? ये कहकर सनाया चुप हो जाती है, क्योंकि उसकी नज़रें विक्रम की घूरने वाली नज़रों से मिलती है। विक्रम सनाया की हर बात बड़े ध्यान से और प्यार से सुन रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था सनाया का इस तरह से उससे बात करना, लेकिन जैसे ही वह सनाया के मुंह से किसी और के पास जाकर किस मांगने वाली बात सुनता है तो उसके चेहरे पर तुरंत ही गुस्सा आ जाता है और उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वह अभी सनाया को सबक सिखा दी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वह बेचारा बस सनाया को घूरता लुक ऑफ ट्रायम्फ, 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 लुक ऑफ ट्रायम्फ है, ताकि वह चुप हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वही जब सनाया विक्रम की गुस्से वाली आंखों को देखती है तो वह चुप हो जाती है। वह बेचारी तो अपने आप को सही करने के लिए ये सब कुछ बकवास कह रही थी। उसका कोई भी इरादा ऐसा नहीं था कि वह हमको गुस्सा दिलाए, लेकिन अनजाने में ही उसने ये कर तो दिया था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर घूर रहे थे, कोई भी कुछ कह नहीं रहा था। सनाया अपने मन में अपने आप को डांटते हुए कहती है, यार शनाया क्या जरूरत थी तुझे ये सब कहने की? फंस गई ना? क्या जरूरत थी तुझे ये सब बकवास करने की? अब ऐसा तो है नहीं कि तुझे विक्रम के बारे में पहले तो पता ना हो, तो ये कितने जिस टाइप के इंसान हैं। सनाया को याद आता है उसके पिछले जन्म में एक बार महल में पार्टी रखी गई थी, तब वहां पर विक्रम और सनाया दोनों को साथ में ही आना था, क्योंकि घर का फंक्शन था, इसलिए उस टाइम पर एक लड़का लगातार बस सनाया को घूरे जा रहा था। ये देखकर ही विक्रम का दिमाग खराब हो गया था और उसने उस लड़के को उठाकर बाहर फिकवा दिया था। उस टाइम पर शनाया को ज्यादा था कि विक्रम ने ये सब इसलिए किया है क्योंकि वह लड़कियों की इज्जत करता है, और इसीलिए वह किसी के साथ कोई लड़का इस तरह का व्यवहार करता तो उसे पसंद नहीं आता। सनाया का सोचना बिल्कुल सही था कि विक्रम अपने सामने किसी भी लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार होते हुए नहीं देखता, लेकिन उस टाइम पर उसने उस लड़के को सिर्फ वहां से लिखवाया ही नहीं था, बल्कि अपने आदमियों से कहकर उसे इस बार भी लिया था और अपने सीक्रेट अड्डे पर लेकर आने के लिए कहा था। वहां जाकर उसने उस लड़के को इतना टॉर्चर किया था कि वह लड़का फिर दोबारा से कभी भी इंडिया में दिखाई नहीं दिया था। सनाया आज तक बस यही सोच रही थी कि विक्रम ने उस टाइम पर ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वह लड़कियों की इज्जत करता है, और यहाँ तो वह लड़का सबके सामने सनाया को लगातार घूरे जा रहा था। ऐसे में अगर विक्रम कुछ नहीं करता तो वह भी अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि दुनिया की नज़रों में तो सनाया विक्रम की वाइफ की और अपनी वाइफ के लिए कोई हस्बैंड ना, ये बहुत ही ज़्यादा खराब बात थी और इससे विक्रम रेपुटेशन भी खराब हो सकती थी। सनाया अपनी पिछली जिंदगी के ख्यालों में घबू थी जब सराया को अचानक से ही अपने होठों पर किसी के कुछ सॉफ्ट सा महसूस होता है।
शनाया का जब ध्यान जाता है तो यह विक्रम था जो कि उसको किस कर रहा था। ये देखकर शनाया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह भी उसको किस बैक करने लगती है। विक्रम को यह एहसास होता है कि अपनी उसको किस कर रही है तो वह अपनी किस को पैशनेट किस में बदल देता है। थोड़ी देर किस करने के बाद विक्रम सनाया से अलग होता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए ही कहता है, किसी और के पास नहीं, मेरे पास आओगी, सिर्फ किस नहीं। जो भी तुम्हें चाहिए वह सब सिर्फ और सिर्फ मुझसे की मांगो में किसी और से नहीं। समझ में आई तुम्हें मेरी यह बात? शनाया तुरंत ही अपनी गर्दन हमें हिला देती है। उसके बाद विक्रम अपनी जगह पर ले जाता है और सनाया को अपने ऊपर खींच लेता है और फिर अपनी आंखें आराम से बंद करके सनाया का सर पर अपना बड़ा सा हाथ उसके बालों में रखता है और फिर उसके बालों को सहलाने लगता है। थोड़ी ही देर में शनाया और विक्रम को नींद आ जाती है और वो लोग अपनी ख्वाबों की दुनिया में खो जाते हैं। 821 1332 रविंदर ऑफिस। थोड़ी देर किस करने के बाद विक्रम सनाया से अलग होता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए ही कहता है, किसी और के पास नहीं, मेरे पास आओगी, सिर्फ किस नहीं। जो भी तुम्हें चाहिए वह सब सिर्फ और सिर्फ मुझसे की मांगो में किसी और से नहीं। समझ में आई तुम्हें मेरी यह बात? शनाया तुरंत ही अपनी गर्दन हमें हिला देती है। उसके बाद विक्रम अपनी जगह पर ले जाता है और सनाया को अपने ऊपर खींच लेता है और फिर अपनी आंखें आराम से बंद करके सनाया का सर पर अपना बड़ा सा हाथ उसके बालों में रखता है और फिर उसके बालों को सहलाने लगता है। थोड़ी ही देर में शनाया और विक्रम को नींद आ जाती है और वो लोग अपनी ख्वाबों की दुनिया में खो जाते हैं। अगली सुबह विक्रम और सनाया के कमरे में विक्रम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और शनाया अभी अभी बाथरूम से नहाकर निकली थी। सनाया के बाल इस वक्त भीगे हुए थे और उसका चेहरा सूरज की जैसे चमक रहा था। उसके चेहरे पर एक आज अलग ही नूर नजर आ रहा था जो कि आमतौर पर से चेहरे पर नहीं होता था। सनाया ने इस वक्त एक ब्लू जीन्स पहनी हुई थी और साथ में उसने वाइट कलर का चिकनकारी वाला कुर्ता पहना हुआ था। कानों में उसने डायमंड की रिंग पहन रखी थी और गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था। सनाया आराम से चलते हुए जाकर कांच के सामने खड़ी हो जाती है। विक्रम भी अपने बालों को वहीं पर खड़ा होकर सेट कर रहा था। कराया उसके आगे खड़ी होकर अपना काम करने लगती है जैसे कि उसने विक्रम को देखा ही ना हो। विक्रम को भी सनाया की इस बात पर हंसी आ जाती है लेकिन वो कुछ नहीं कहता है और ना मैं अपना सर हिला देता है। कोष्टक उसे कल रात की बात याद आती है जब सनाया और उसने किस किया था, उसके बाद वह उसे लेकर सो गया था। सनाया ने सोचा था कि कुछ होगा लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। ये बात सोचकर सनाया उससे अलग होकर दूसरी साइड में सोने के लिए चली गई थी लेकिन विक्रम ने उसे एक हाथ बढ़ाकर अपनी तरफ खींच लिया था और फिर उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया था। उसने उससे कहा था क्योंकि उन्होंने 2 बार हो सकता है या था, इसलिए सनाया को छोड़े रेस्ट की जरूरत है वरना उसकी बॉडी पर इस चीज का खराब असर पड़ सकता था। विक्रम ने सनाया के लिए टॉनिक भी लेकर आया था। उसके बाद वह उसको गले लगाकर सो जाता है और सनाया इस वक्त इसी बात से गुस्सा थी, इसलिए सुबह से ही शनाया ने विक्रम से बात ही नहीं की थी। इम्पैक्ट उसने उसे गुड मॉर्निंग तक नहीं किया था। विक्रम सुबह से ही यह सारी बातें नोटिस कर रहा था और उसे इस वक्त सनाया का गुस्से से खुला हुआ चेहरा बहुत क्यूट लग रहा था। उसके मोटे मोटे फूले हुए गाल और छोटी सी नाक पर इस वक्त गुस्सा सवार था जिस वजह से उसका चेहरा थोड़ा सा लाल था। टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट। सनाया अभी विक्रम से कुछ नहीं कह रही थी और उसने ड्रेसिंग टेबल से गुलाब जल उठाती है और उसे अपने मुंह पर स्प्रे कर लेती है। उसके बाद लिप बाम लेती है और वह अपने लिप पर लगाने के बाद काजल उठाकर अपने आंखों में काजल लगा लेती है। सनाया फिर अपने बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर उठाती है लेकिन उससे पहले ही विक्रम उसके हाथ से हेयर ड्रायर को लेने का है और उसके बाद उसके बालों को सुखाने लगता है। सनाया उससे हेयर ड्रायर वापस लेने की कोशिश करती है लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाती है क्योंकि विक्रम सनाया से तो लंबाई ही था। सनाया फिर आराम से आईने के सामने खड़ी हो जाती है और विक्रम को वह करने देती है जो वह करना चाहता है। विक्रम को सनाया के बाल सुखाने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे थे। उसके बाद वह सिंदूर की डिब्बी उठाता है और अपने हाथ से उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। जब सनाया ये देखती है तो उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। आखिर एक पल के लिए भी तो उसने दोबारा से यह जन्म लिया था। उसके बाद सनाया अपनी आंखें खोलकर विक्रम की तरफ देखती हो और कहती है, विक्रम आप बुरे हो। विक्रम कहता है, हाँ ये तो मुझे पता है, सब लोग यही कहते हैं, कुछ नया बताओ जो तुमने पता चला है। ये कहकर वह मुस्कुराने लगता है।
सनाया जब विक्रम की बात सुनती है तो वह चुप हो जाती है, क्योंकि वह ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि जितने भी लोग थे वह सब विक्रम से डरते थे। लेकिन समय है, आपको आज तक ये बात समझ में नहीं आई थी कि ऐसा क्यों है। क्योंकि सनाया के हिसाब से तो विद्रोह बहुत ही अच्छा और जापान इंसान था, कभी भी उसके सामने उसने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, इसलिए सनाया को ये लगता था। इस वक्त ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी थी, फॉर्मल और फॉर्मल पैंट पहन रखी थी, साथ में ब्लैक कलर के लेदर के शूज पहन रखे थे जो कि हैंडमेड थे। सराया फिर कब आए थे जाकर विक्रम के लिए कोट लेकर आती है और उसे पहनाते हुए कहती है, हमें परसों निकलना है। विक्रम कहता है, हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं यहाँ से जल्दी जा रहा हूँ ताकि अपने जितने भी काम हैं उन्हें निपटा सके और बाकी के कामों को पोस्टपोन कर दूंगा। स्माइल करके बनाया के माथे पर एक किस करता है और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है ऑफिस जाने के लिए। सनाया को भी कॉलेज जाना था, इसलिए वह भी निकल जाती है। नीचे पहुंचती है तो वहां पर उसे अपना ड्राइवर रमेश काका और साथ में अपना बॉडीगार्ड दिखाई देता है जिसका नाम था रवि। रवि को उसका बॉडीगार्ड किसी और नहीं बल्कि विक्रम ने बनाया था। रवि विक्रम की टीम का ही मेंबर था। जब विक्रम की शादी सनाया से हो गई थी तो विक्रम ने सनाया के लिए रवि को अपॉइंट किया था। सनाया को अपने पिछले जन्म में यह बात पता नहीं थी कि विक्रम कोई नॉर्मल बॉडीगार्ड नहीं है बल्कि विक्रम की स्पेशल आदमी उसमें से एक है। जब एक बार सनाया पर किसी ने हमला किया था जो वह महल से अपने घर की ओर जा रही थी, तब उसने रवि की असली ताकत देखी थी जो कि नॉर्मल बॉडीगार्ड में नहीं होती है। उसके बाद रवि ने उसे बताया था कि वह कौन है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही जब किसी ने सनाया पर गोली चलाने की कोशिश की थी तब जाकर रवि ने सनाया को सच बताया था और वह गोली सीधा रवि के सीने में जाकर लगी थी और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। उस टाइम पर सनाया अपने आप को रोने से रोक नहीं पाई थी और उसे बहुत दुख हुआ था। रवि को अपने सामने मौत के मुंह में जाते हुए देखना उसके लिए बहुत ज्यादा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी उस टाइम पर। तभी वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज आने लगी थी, लेकिन तब तक विक्रम अपने कुछ और बॉडीगार्ड के साथ वहां पर पहुंच गया था और सनाया को बिना किसी खरोच के बचा लिया गया था। उस टाइम पर उसे पता चला था कि विक्रम के कितने सारे दुश्मन हैं जो कि बिल्कुल भी विक्रम थे फीवर में नहीं है। थोड़े दिनों बाद जब उसने खुद इस बारे में जांच करवाई थी तब उसे पता चला था कि यह कारनामा किसी और का नहीं बल्कि माया और विक्रम के चाचा चाची का था। सराया के साथ यह हादसा इसलिए हुआ था क्योंकि सनाया उस दिन विक्रम की कार लेकर गई थी। उसकी कार पंक्चर हो गई थी और सनाया को एजेंट की अपने घर पर जा रहा था। तब विक्रम ने उसे अपनी कार ले जाने को कहा था क्योंकि उस टाइम पर वह घर पर अकेला था, कोई भी घर पर था नहीं और वह घर से ही काम कर सकता था। सनाया ने विक्रम की बात मान ली थी और उसकी कार लेकर चली गई थी। लेकिन जब तक चलाया को ये सारी बातें पता चली थी तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जब पराया को इस बारे में पता चला था कि उसके दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसके घर के अंदर रहने वाले विक्रम के चाचा और चाची जी। जब तक विक्रम और सनाया का डाइवोर्स हो गए 3 महीने बीत चुके थे। सनाया विक्रम को ये सारी बातें बताना चाहती थी लेकिन वह किसी भी तरह से विश्राम के कांटेक्ट में नहीं थी। शेरा और मानव को भी उनकी जॉब से निकाल दिया गया था। सनाया अपने ख्यालों की दुनिया से तब बाहर आती है जब रमेश काका और रवि उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। सनाया भी मुस्कुराकर उनकी तरफ देखती है और कहती है, गुड मॉर्निंग काका। गुड मॉर्निंग रवि, कैसे हो तुम? रवि मुस्कुराकर कहता है, जी मैडम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छी बात है। ये कहकर सनाया जाकर कार में बैठ जाती है। उसके बाद रमेश का कार ड्राइविंग करने लगते हैं और रवि पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में सनाया की कार एक बहुत ही बड़े कॉलेज के सामने आकर रुकती है। जब सनाया बाहर से कॉलेज को देखती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि आखिरकार वो पूरे 5 साल बाद अपने कॉलेज को जो देख रही थी। इस कॉलेज का नाम था महारानी पद्मावती कॉलेज, जो कि जयपुर में बहुत ज़्यादा मशहूर कॉलेज था। इसके यहाँ हर तरह के कोर्स कराए जाते थे। सनाया भी इसी कॉलेज से अपने बेसिक ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी और साथ ही साथ डिप्लोमा इन ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स साथ में ही कर रही थी। यहाँ पर अलग अलग फैकल्टीज बनी हुई थी, इसलिए बाहर से यह कॉलेज बहुत ज़्यादा बड़ा था। कोई भी इंसान इस कॉलेज को एक दिन के अंदर घूम नहीं सकता था। शनाया इस वक्त जिस कार में आई थी वह कार बहुत ज़्यादा महंगी थी और हर कोई जानता था कि यह कार किसकी थी। जैसे ही समय आके कार वहाँ पर रुकती है वहाँ पर भीड़ लग जाती है, क्योंकि सनाया आज अपनी नहीं बल्कि विक्रम की दी हुई कार से कॉलेज आई थी। अपने पिछले जन्म में सनाया ने विक्रम की दी हुई किसी भी चीज़ को इस्तेमाल में नहीं लिया था, क्योंकि उसे लगता था कि जब विक्रम उससे प्यार ही नहीं करता है और यह रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दिखावे का है तो फिर ये दिखावा सनाया को नहीं चाहिए था। इसलिए आज तक विक्रम ने उसको जो कुछ भी किया था उसने कभी भी उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन अब तो सब कुछ पानी की तरह साफ था।
और यहाँ पर अब इस वक्त माया भी मौजूद नहीं थी जो कि उसको बेवकूफ़ बना सके। और अगर मौजूद होती भी तब भी पराया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती क्योंकि अब उसे माया की पूरी असलियत पता थी। सनाया इस वक्त रेड कलर की पॉज में आई थी जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश नजर आ रही थी। सबसे पहले पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलकर रवि बाहर निकलता है, उसके बाद वह समय आ की तरफ का दरवाज़ा खुलता है। सनाया आराम से कार से बाहर निकलती है और फिर रमेश काका की तरफ देखकर कहती है, रमेश काका आप जा सकते हैं। इस दुनिया में अपनी बेटी के सिवा कोई नहीं था, इसलिए सनाया उन्हें हर टाइम अपने साथ नहीं रखी थी। जब भी उसे उनकी ज़रूरत होती थी तब वह फ़ोन कर दिया करती थी। और अगर उसे कहीं पर जाना होता था तो उसके पीछे इस और कार हमेशा होती थी जो कि विक्रम ने रवि को पर्सनली दी थी। क्योंकि विक्रम जी यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि सनाया रमेश काका को हमेशा अपने साथ नहीं रखती है। सनाया अभी रमेश काका से बात कर ही रही होती है कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि उसका नाम ही पुकार रहा। 821 1333 रविंदर ऑफिस। सनाया इस वक्त रेड कलर की पॉज में आई थी जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश नजर आ रही थी। सबसे पहले पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलकर रवि बाहर निकलता है, उसके बाद वह समय आ की तरफ का दरवाज़ा खुलता है। सनाया आराम से कार से बाहर निकलती है और फिर रमेश काका की तरफ देखकर कहती है, रमेश काका आप जा सकते हैं। इस दुनिया में अपनी बेटी के सिवा कोई नहीं था, इसलिए सनाया उन्हें हर टाइम अपने साथ नहीं रखी थी। जब भी उसे उनकी ज़रूरत होती थी तब वह फ़ोन कर दिया करती थी। और अगर उसे कहीं पर जाना होता था तो उसके पीछे इस और कार हमेशा होती थी जो कि विक्रम ने रवि को पर्सनली दी थी। क्योंकि विक्रम जी यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि सनाया रमेश काका को हमेशा अपने साथ नहीं रखती है। सनाया अभी रमेश काका से बात कर ही रही होती है कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि उसका नाम ही पुकार रहा था। सनाया पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहां पर अक्षत दिखाई देता है जो कि उसके साथ उसके ही क्लास में पढ़ता था। उसे देखकर सनाया मुस्कुराती हो और कहती है, गुड मॉर्निंग अक्षत, कैसे हो तुम? अक्षय कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? 2 दिन से तुम कॉलेज नहीं आ रही थी, मुझे लगा कुछ हो गया है। मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं था जिससे मैं तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारे बारे में पूछ लूँ। सनाया अक्षर की बात सुनती है लेकिन कोई जवाब नहीं देती है क्योंकि वह जानती थी कि वह हर किसी को तो अपना नंबर शेयर नहीं कर सकती है, इसलिए वह बस मुस्कुरा कर रह जाती है। सनाया बात को घुमाने के लिए कहती है, चलो जल्दी से क्लास में चलते हैं, वैसे भी लेट हो गया है। ये कहते हुए वह आगे की तरफ बढ़ जाती है। शनाया अपने पुनर्जन्म से पहले अक्षर से हमेशा अच्छे से ही बात करती थी और उसे अपना दोस्त ही मानती थी, लेकिन उसके पुनर्जन्म होने के बाद ही पता नहीं क्यों लेकिन जब जब वह नेगेटिव लोगों के पास होती थी या फिर उसे ऐसा लगता था कि यह लोग अच्छे इंसान नहीं है तो उसे एक अलग सी ही वाइफ या नेगेटिव ऑरा उन लोगों के पास महसूस होता था। सनाया को ये बात धीरे धीरे करके ही पता चली थी। जब जब वह विक्रम के चाचा चाची के पास या फिर विशाल के साथ बात करती थी तब तक उसे यह स्पेलिंग आती थी और अभी से यही फीलिंग उसे अक्षत के साथ भी आ रही थी। ये तो नहीं जानती थी कि उसकी यह फीलिंग सही है या नहीं है, लेकिन वह अब किसी भी छोटी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहती थी। उसके पुनर्जन्म के बाद वह हमेशा हर चीज़ के लिए सतर्क रहती थी, सिर्फ वह विक्रम के साथ ही अपने आप को रिलैक्स फील करती थी। क्योंकि सनाया ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि पूरी दुनिया में अगर कोई उसका विश्वास नहीं तोड़ेगा तो वह सिर्फ एक ही इंसान है जो कि है विक्रम। विक्रम ने उसको किसने जिंदगी में डाइवोर्स इसलिए दिया था क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था और उसे दुखी नहीं देखना चाहता था, लेकिन विक्रम को यह नहीं पता था कि सनाया भी उससे प्यार करती है और वह ड्राइवर देना नहीं चाहती थी। यह सब तो एक सोचा समझा प्लान था जिसमें दोनों फंस गए थे और दोनों को ही इस बात का अंदाजा नहीं था। चलाया का जो कॉलेज था वह जयपुर का सबसे बड़ा कॉलेज था, इसलिए वहाँ पर लग्जरियस चीज़ें थी सारी की सारी जो भी वहाँ पर थी, और वहाँ के क्लासरूम भी काफ़ी बड़े बड़े थे और जो टीचर से वह डिजिटल टीचिंग देते थे ताकि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से सारी चीज़ों की जानकारी दे सके ताकि आगे जाकर उन लोगों को डाउट का कोई ऑप्शन ही ना बचे। सनाया जब क्लास के अंदर पहुंचती है तो वहां पर उसे पहले से ही उसकी फ्रेंड दिखाई देती है। वह आराम से जाकर उसके बगल में बैठ जाती है। वहां पर हर एक इंसान के लिए एक अलग से डेस्क बनाई गई थी ताकि वह लोग आराम से अपना अपना काम कर सके। एक क्लासरूम का थीम वाइट एंड ग्रे कलर का था जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। सामने की तरफ प्रोजेक्टर लगा हुआ था और उसी में ही सारी चीज़ें दिखाई जाती थी और टीचर फिर उसकी इसको एक्सप्लेन करते थे। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट होता था तो वही की वही क्लियर कर दिया जाता था ताकि आगे जाकर उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट हो जाती है और सनाया और उसकी फ्रेंड आराम से क्लास को लेने लगते हैं।
वही अक्षत भी दूसरी जगह पर बैठा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि 2 दिन के अंदर सनाया के अंदर इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया कि वह उससे ढंग से बात तक नहीं कर रही है, वरना हमेशा तो वह उसे अच्छे से डिलीट कर दी थी, कभी भी उसे इग्नोर नहीं करती थी। उसे इस बारे में पता लगाना ही होगा कि ऐसा भी आखिर क्या हो गया कि सनाया ने उसे एकदम से ही अपने से दूर कर दिया है, वरना हमेशा वह सनाया के साथ ही बैठता था और उसकी फ्रेंड भी उसके साथ ही होती थी, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अक्षत अपने मन ही मन सोचता है, यादें सनाया को आखिर हो क्या गया है। ... प्रश्नवाचक चिन्ह। जितना अजीब बात क्यों कर रही है, इतनी मुश्किल से तो मैंने इसके साथ दोस्ती की थी। वह तो सनाया का नेचर अच्छा था जो उसने मुझसे दोस्ती करनी है, ये जानते हुए भी कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जबकि वह तो राजस्थान की हुक्मरानी सा है, फिर भी उसने इस चीज़ का बिल्कुल भी घमंड नहीं दिखाया था। तो अचानक से उसको ऐसा भी क्या हो गया है, कहीं उसे मेरे बारे में कोई शक तो नहीं हो गया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मैडम मुझे छोड़ेगी नहीं, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। यही सब सोचते हुए अक्षत के माथे पर पसीने आ जाते हैं और वह अपना रुमाल निकाल कर अपने पसीने को साफ करता है और फिर बाद में क्लास में ध्यान देने लगता है, क्योंकि आखिर पढ़ना उसके लिए भी तो जरूरी था। आखिर अक्सर जो कुछ भी कर रहा था पढ़ाई करने के लिए ही कर रहा था, क्योंकि उसके माँ बाप इसमें बड़े कॉलेज की फीस सपोर्ट नहीं कर सकते थे और इसलिए ही उसने उस इंसान का काम करने के लिए हाँ कहा था। दूसरी तरफ सनाया इश्क बात से बिल्कुल अनजान थी कि अक्सर को वह अपना दोस्त समझ रही हो, वह दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, बस भगवान ने उसे एक शक्ति भी थी जिस वजह से उसे अब गलत इंसान आसपास होते थे तो उसे नेगेटिव वाइब्स जाती थी। सिसोदिया कॉर्पोरेशन। यहाँ पर ऑफिस का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म था। जितने भी एम्प्लॉय थी उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से सर को क्या हो गया है, जो उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि एक दिन के अंदर अंदर ही उन्हें जितनी भी पेंडिंग फाइल्स थी उन्हें ख़त्म करना है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे, उनके डिपार्टमेंटल हेड का ऑर्डर था, इसलिए ये सब लोगों को काम तो करना ही था। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बेचारे काम किए जा रहे थे बस। वहीं उन लोगों के जो डिपार्टमेंटल हेड थे उनकी तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब थी, जहां उन लोगों को एक एक फाइल करने के लिए कम से कम 10 दिन का टाइम मिलता था, वहीं उन लोगों को अब से 2 दिन के अंदर अंदर ही सारी रिपोर्ट तैयार करके विक्रम को दी गई थी। ये सब करने में उनके पसीने छूट रहे थे, और ऐसा हो भी क्यों न, किसी काम को 10 दिन करने में लगते हैं और उसे एक दिन में करने के लिए कहा जाए तो ये तो किसी के लिए भी पॉसिबल होगा, लेकिन फिर भी कर रहा तो पड़ता ही है। विक्रम आज सुबह मीटिंग करके तुरंत ही अपने केबिन में आ गया था और अपने जितने भी पेंडिंग काम से उन्हें लगातार किए जा रहा था। उसने सुबह ब्रेकफास्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं खाया था और अभी दोपहर के 3 बजे बज रहे थे और वह अभी तक लगातार काम कर रहा था। विक्रम का असिस्टेंट लगातार काम कर रहा था, उसे 1 मिनट की भी शांति नहीं थी। विक्रम ऑफिस में आया था तब से वह उसे लगातार इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहा था और उस बेचारे को लगातार काम कर रहा पड़ रहा था। विक्रम ने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं था, लेकिन उसके साथ साथ उसके असिस्टेंट ने भी कुछ नहीं खाया था और बस काम करे जा रहा था। विक्रम आज सुबह ऑफिस आकर लगातार इतना काम इसलिए कर रहा था क्योंकि 2 दिन बाद उसे सनाया के साथ मालदीव्स जाना था और इस बार वह पहले की तरह कोई भी गलती नहीं करना चाहता था और जितना भी अपना वक्त था वह सनाया के साथ बिताना चाहता था। इसलिए वह जल्द से जल्द सारा काम खत्म कर देना चाहता था ताकि आगे जाकर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, और इस चक्कर में उसने अपने साथ साथ अपने असिस्टेंट और बाकी के सारे ऑफिस को काम पर लगा दिया था। टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट। विक्रम पर इस वक्त ये कहावत बिल्कुल सूट बैठ रहे थे कि हम तो जाएंगे ही सनम, साथ में तुम्हें भी लेकर जाएंगे। विक्रम तो अपने मतलब से इतना सारा काम कर रहा था, लेकिन साथ में उसने पूरे ऑफिस के कर्मचारियों की बैंड बजा दी थी। इस वक्त दोपहर का समय हो रहा था और किसी ने भी अपना लंच नहीं किया था। विक्रम भी लगातार काम कर रहा था कि तभी उसके फ़ोन की रिंग बजने लगती है। वह फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम की तरफ देखता है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। एक बार फिर से उसके किसी चाहने वाले का फ़ोन आया था, और जी हाँ, को चाहने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी प्यारी वाइफ सनाया थी। जब सनाया ने लास्ट टाइम विक्रम को फ़ोन किया था उसी वक्त विक्रम ने सनाया के नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लिया था, माय लव के नाम से, और साथ में उसने दिलवाली दिल इमोजी भी बना दी थी। उसे देखकर विक्रम के चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान आ जाती है और वह तुरंत ही अपने लैपटॉप को बंद कर देता है और फाइल को क्लोज करके फ़ोन उठा लेता है। जैसे ही विक्रम अपने फ़ोन को अपने कान के पास लेकर आता है उसे एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है। शनाया बोलती है, हेलो विक्रम, मैंने ये पूछने के लिए आपसे फ़ोन किया था, क्या आपने खाना खा लिया है क्या?
विक्रम कहता है नहीं मैंने अभी खाना नहीं खाया, भी थोड़ी देर में खा लूंगा। शनाया तुरंत ही कहती है, क्या कहा आपने, क्या अभी तक आपने खाना नहीं खाया है? विक्रम अपने टाइम देखा है, अभी 3 बजे बज रहे हैं, वह भी दोपहर के। सुबह से आपने सिर्फ ऑरेंज जूस पिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया है, और अभी आप मुझसे कह रहे हैं कि आपने लंच नहीं किया है। विक्रम सनाया की आवाज में गुस्सा साफ महसूस कर सकता था, जिसे महसूस करके विक्रम के चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, बच्चा तो मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक फाइल पेंडिंग है, उसे खत्म कर दो, उसके बाद मैं खाना खा लूंगा। तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने खाना खा लिया है? सनाया तुरंत ही कहती है, नहीं मैंने अभी तक नहीं खाया है, मैं बस खाने जा रही थी, लेकिन अब जब तक आप खाना नहीं खा लेते तब तक मैं भी खाना नहीं खाने वाली हूँ। ये कहकर वह तुरंत ही चुप हो जाती है। 821-1336 रविंदर ऑफिस। जैसे ही विक्रम अपने फोन को अपने कान के पास लेकर आता है, उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई देती है। शनाया बोलती है, हेलो विक्रम, मैंने ये पूछने के लिए आपसे फ़ोन किया था, क्या आपने खाना खा लिया है क्या? विक्रम कहता है नहीं मैंने अभी खाना नहीं खाया, भी थोड़ी देर में खा लूंगा। शनाया तुरंत ही कहती है, क्या कहा आपने, क्या अभी तक आपने खाना नहीं खाया है? विक्रम अपने टाइम देखा है, अभी 3 बजे बज रहे हैं, वह भी दोपहर के। सुबह से आपने सिर्फ ऑरेंज जूस पिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया है, और अभी आप मुझसे कह रहे हैं कि आपने लंच नहीं किया है। विक्रम सनाया की आवाज में गुस्सा साफ महसूस कर सकता था, जिसे महसूस करके विक्रम के चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, बच्चा तो मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक फाइल पेंडिंग है, उसे खत्म कर दो, उसके बाद मैं खाना खा लूंगा। तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने खाना खा लिया है? सनाया तुरंत ही कहती है, नहीं मैंने अभी तक नहीं खाया है, मैं बस खाने जा रही थी, लेकिन अब जब तक आप खाना नहीं खा लेते तब तक मैं भी खाना नहीं खाने वाली हूँ। ये कहकर वह तुरंत ही चुप हो जाती है। लेकिन जैसे कि विक्रम सनाया की बात सुनता है, उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है और वह कहता है, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सनाया मैं कह रहा हूँ ना, मैं खाना खा लूंगा, सच में, आई प्रॉमिस। शनाया कहती है, मुझे पता है कि आप कैसे खाना खाने वाले हो। ये कहकर वह बनाए रखती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि विक्रम जब भी अपने काम में डूबा होता था, वह कभी भी अपना ध्यान नहीं रखता था, और जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाता था तब तक वह पानी तक नहीं पीता था। ये सारी बातें वह पिछले 2 सालों से जानती थी। सनाया को याद आता है, जब वह अपनी पिछली जिंदगी में थी तब एक बार विक्रम को अपने घर से ही काम करना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वह बाहर नहीं जा सकता था और महारानी सा ने उन्हें बाहर जाने से मना कर दिया था। और विक्रम कभी भी अपनी माँ की बात को टालता नहीं था, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी महल में ही काम करना पड़ा था। तब वह महल से तो कहीं बाहर नहीं गया था, लेकिन जैसे ही सीता जी किसी काम से बाहर गई थी तो तुरंत ही वह अपने स्टडी रूम में चला गया था और वहां जाकर वह काम करने लगा था, और तब तक बाहर नहीं निकला था जब तक कि सीता जी दोबारा से वहां पर नहीं आ गई थी। और जब उन्होंने पता किया इस बारे में, उन्हें पता चला था कि विक्रम पिछले 8 घंटों से स्टडी रूम में बैठा हुआ काम कर रहा था और उसने पानी का एक गिलास तक नहीं पिया था। ये सब सुनकर महारानी सा को बहुत गुस्सा आया था और वह तुरंत ही विक्रम की स्टडी रूम में चली गई थी, और वहां जाकर उन्होंने देखा था कि विक्रम की तबीयत एक तो पहले से ही खराब थी, जिस वजह से उसे चक्कर आ गए, वहीं पर बेहोश होकर टेबल पर गिर गया था। शनाया को ये सारी बात बहुत अच्छे से याद थी, इसलिए जब उसने सोना किस क्रम में अभी तक कुछ भी खाया नहीं है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सनाया कहती है, विक्रम मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन आपको खाना खाना ही पड़ेगा, वह भी अभी के अभी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप मेरा यकीन मानिए कि मैं अभी भी खाना नहीं खाऊंगी और फिर रात को भी खाना नहीं खाऊंगी और मैं फिर बीमार हो जाऊंगी। शनाया इससे आगे कुछ कहती है, उससे पहले यह विक्रम थोड़ा गुस्से में उसके कहता है, सनाया ये कैसी बच्चे जैसी बातें कर रहे हो तुम? ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ और अभी के अभी खा रहा हूँ। सनाया कहती है, ठीक है आप खाना खाओ, लेकिन जब आप खाना खाओ पहले मुझे आपकी पिक देखनी है, आप उस पिक के खाने की भी पिक सेंड करना, साथ में अपनी भी पिक सेंड करना। विक्रम तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सनाया उससे ऐसे बच्चों जैसी बातें कर रही है। विक्रम कहता है, शनाया क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, उसे मैं खाना खा लूँगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सनाया कहती है, हाँ मुझे आप पर विश्वास है, लेकिन फिर भी मुझे आपकी पिक देखनी है खाते हुए, क्या मैं इतना भी नहीं डिस्टर्ब करती हूँ? जब विक्रम सर आया कि यह बात सुनता है तो वह कहता है, ठीक है बाबा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। ये कहकर वह तुरंत ही अपने टेबल पर रखे हुए फ़ोन को उठाता है और किसी को फ़ोन लगाता है, और इस वक्त सनाया का फ़ोन तो चालू ही था। वह सनाया को सुनाते हुए ही कहता है, हेलो, मेरे लिए अभी के अभी लंच मेरे ऑफिस में भिजवाओ। ये कहकर वो तुरंत ही फ़ोन को रख देता है।
उसके बाद तो सनाया को कहता है ठीक है मैंने खाना बनवा लिया है अभी तुम भी खा लो। ये कैसा भी तुरंत है कि फ़ोन रख देता है। वह जानता था कि अगर इससे आगे उसने से बात की तो वह से और भी कुछ सुनाएगी जो कि वह बिल्कुल नहीं चाहता था। सनाया तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि विक्रम खाना खाएगा भी या नहीं, और उसका यह विश्वास एकदम सही भी था क्योंकि विक्रम ने सनाया का फ़ोन रखने के बाद तुरंत ही फ़ोन करके दोबारा से खाना लाने के लिए मना कर दिया था। शनाया पीछे मुड़कर देखती है और कहती है दोस्तों तुम लोग खाना खाओ, वैसे भी मेरी अभी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है और मुझे कुछ काम भी है इसलिए मैं अभी के अभी यहाँ से निकल रही हूँ। लेक्चर तो आज खत्म हो ही गए हैं। और वह अपनी दूसरी तरफ देखती और कहती है मैं तुम्हें डायरेक्ट ऑफिस में मिलूंगी, ठीक है आज मुझे आने में लेट हो जाएगा इसलिए थोड़ा संभाल लेना। ये कहकर समय तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। विक्रम का ऑफिस। थोड़ी ही देर में समाया की कार विक्रम के ऑफिस के सामने आकर रुकती है। सनाया आराम से अपनी कार से बाहर निकलती है और विक्रम की ऑफिस की तरफ चली जाती है। जब वहां पर पहुंचती है तो जितने भी गार्ड से वहां पर हो झुककर वेलकम करते हैं। सलाम उन लोगों को ज़्यादा कोई जवाब नहीं देती है लेकिन सभी की तरफ बस अपनी गर्दन हिला देती है और यह करते हुए वह तुरंत ही अंदर चली जाती है। जब सनाया ऑफिस के अंदर पहुंचती है तो वहां पर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे होते हैं वह उसको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं क्योंकि सनाया अगलगी बहुत ज़्यादा प्यारी रही थी। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि सनाया यहाँ पर बहुत कम ही आया करती थी। जब सनाया की शादी विक्रम से हुई थी उसके 1520 दिन बाद ही यहाँ पर एक पार्टी रखी गई थी जिसमें सनाया को कोई सबसे इंट्रोड्यूस करवाया था क्योंकि महारानी सा ने अपने नाम के जितने भी कंपनी में शेयर थे वह सनाया को गिफ्ट के तौर पर दे दिए थे। इसलिए देखा जाए तो सनाया इस कंपनी की 30% की शेयर होल्डर भी थी। जब सनाया विक्रम के ऑफिस के पास पहुंचने वाली होती है तभी वहां पर उसे विक्रम का असिस्टेंट दिखाई देता है जो कि बहुत सारी फाइलें लेकर विक्रम के केबिन में जा रहा होता है। जब सनाया की नज़र उसके असिस्टेंट पर पड़ती है तो विक्रम का असिस्टेंट भी सनाया को देखता है। उसे देख स्माइल करते हुए कहता है मैडम आप यहाँ पर आइए प्लीज़ देखिए। ये कहकर वह सनाया की केबिन की तरफ उसे ले जाने लगता है लेकिन सनाया उसे मना करते हुए कहती है नहीं मैं यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे विक्रम से मिलना। ये बताओ विक्रम कहाँ पर है। विक्रम का असिस्टेंट बनाते हुए कहता है सर तो जब से यहाँ पर आए हैं सबसे काम ही कर रहे हैं और उनके साथ साथ हमें भी बहुत काम करना पड़ रहा है। ये कहकर वह अपनी नज़र उन फाइल्स पर करता है जो कि उस वक्त उसने पकड़ी हुई थी। शनाया कहती है कोई बात नहीं ये फाइल मुझे दो और ये बताओ कि विक्रम कहाँ पर है और क्या कर रहे हैं। विक्रम का असिस्टेंट कहता है वह अपने केबिन में ही है अभी और मुझे ये फाइल उनकी कैबिनेट पहुँचा नहीं है। क्या कैसी है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। पर मैडम, विक्रम का असिस्टेंट कुछ कहने वाला होता है लेकिन उससे पहले ही समय है उसे रोते हुए कहती है मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। यह कहकर वह तुरंत उसे वहाँ से जाने के लिए इशारा करती है। असिस्टेंट बिना किसी ज़्यादा बहस की है तुरंत ही वहाँ से 9-2-11 हो जाता है क्योंकि उसे सच में बहुत जोरों की भूख लगी थी और ज़्यादा समय से बहस नहीं करता है। तुरंत ही वहाँ से कैफेटेरिया की तरफ चला जाता है और वहाँ पर जाकर वह फटाफट से अपने लिए खाना ऑर्डर करता है और भूखों की तरह खाने लगता है। वह एक ऐसा नहीं था जो वहाँ पर ऐसा कर रहा था। वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज के वह सभी आराम से खाना खा रहे थे क्योंकि सनाया ने वहाँ आकर सबको ही छुट्टी दे दी थी। सब लोग मन ही मन सनाया का शुक्रिया अदा कर रहे थे क्योंकि अगर सनाया यहाँ पर नहीं होती तो वह अभी तक विक्रम का कहर ही सह रहे हो। विक्रम आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने एक हाथ से लैपटॉप में काम कर रहा था और दूसरे हाथ से डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर रहा था और उसके कान पर फ़ोन लगा हुआ था जिससे वह किसी से बात कर रहा था। इस वक्त अगर कोई भी विक्रम को देखता तो ये समझता कि पता नहीं यह इंसान किस तरह का है जो एक साथ इतने सारे काम आराम से हैंडल कर रहा था क्योंकि यह सब काम करते वक्त विक्रम के चेहरे पर कोई भी सिकन्स नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके लिए ऐसे काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। वह अपना काम कर ही रहा होता है कि तभी विक्रम की केबिन का दरवाज़ा खुलता है। उसे लगता है तो उसका असिस्टेंट फाइल लेकर आ गया है जो कि उसने इसे लाने के लिए कही थी, इसलिए वह अपना सर बिना उठा ही कहता है आ गए तुम, जल्दी से फाइल से आकर टेबल पर रख दो और जाओ जाकर मिस्टर अग्रवाल की फाइल लेकर आओ जिनका प्रोजेक्ट अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। उन पर साइन करवा कर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कह देना और जल्द से जल्द काम करने के लिए भी उन्हें कह देना क्योंकि मैं कोई भी ढीली नहीं चाहता हूँ। विक्रम थोड़ी देर के लिए इंतजार करता है कि उसका असिस्टेंट कोई जवाब दे लेकिन जब उसे लगता है कि कोई भी जवाब नहीं आ रहा है तो वह थोड़ा गुस्से में ऊपर की तरफ देखता है और उसे कहने जा ही रहा होता है कुछ, लेकिन उससे पहले ही उसे सनाया गुस्से से लाल हुए चेहरा दिखाई देता है जिसे देखकर ही विक्रम जो कुछ भी अपने असिस्टेंट को कहने वाला होता है वह सभी उसके गले में दबकर रह जाता है।
वह जो कुछ भी काम कर रहा था वह तुरंत की तुरंत रोक देता है और अपना फ़ोन निकाल कर भाई कहता है फटाफट से अपना फ़ोन काटता है। उसके बाद अपने लैपटॉप चल रही काम को तुरंत ही सेव करके लैपटॉप बंद कर देता है और अपने हाथ से लगी हुई फाइल को तुरंत ही बंद करके साइड में रख देता है और फिर सनाया की तरफ देख